चलो भाई, एप्लीकेशंस ऑफ एंगुलर इंपल्स में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट एंगुलर इंपल्स ऑफ टेंशन। जैसे याद करके देखो, हमारा स्टैंडर्ड तरीका है, हमने न्यूटन्स लॉ में भी यही किया था, बाकी चैप्टर्स में भी अपन यही करते जा रहे हैं एक करके, कि हमें पता है कि जो कॉमन फोर्सेस हैं वो कौन कौन से होते हैं। एमजी, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग, सूडो, फ्रिक्शन, इस तरह के कॉमन फोर्सेस होते हैं। हम एक एक करके इन सबकी इंपल्सेस की बात करने वाले हैं। और इसमें आप देख लो, अभी हमने मेनली नॉर्मल रिएक्शन की इंपल्स की बात कर ली है और हमने फ्रिक्शन की इंपल्स की बात कर ली है। एमजी अगर आप देखोगे या स्प्रिंग अगर आप देखोगे या इवन सूडो फोर्सेस अगर आप देखोगे, तो इनके इंपल्सेस का कोई बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल एप्लीकेशन होता नहीं है, कोई खास क्वेश्चंस इसमें बनते नहीं है, बिकॉज यू कैन इजीली सी कि इंपल्स में मजा तो तब आता है जब फोर्स इंपल्स है, वो सडन लार्ज फोर्स होता है, तब उसके क्वेश्चन बनाने में मजा आता है। लेकिन अब आप देखो कि एमजी या स्प्रिंग तो ये काम करने वाले नहीं है, सूडो भी ऐसा जनरली ये काम करता नहीं है, तो देयरफॉर सडन लार्ज फोर्स लगाने का काम जनरली होता है या तो नॉर्मल रिएक्शन का या फ्रिक्शन का। सबसे बढ़िया क्वेश्चन फ्रिक्शन के होते हैं जो हमने देख लिए हैं, और उसके बाद तीसरा थोड़ा बहुत काम होता है टेंशन का। तो अभी देखते हैं, थोड़े से एक दो एग्जांपल्स लेके देखते हैं। सी गुड थिंग इज दिस कि फिजिक्स में फोर्स चेंज करने से कंसेप्ट चेंज नहीं हो जाता है, तो कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन फिर भी एक दो एग्जांपल लेके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। यू विल गेट इवन मोर कंफर्टेबल विद दिस पार्ट ऑल्सो। तो देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि एक मास पुली सिस्टम है, ब्लॉक एम को तो हमने ग्राउंड पे सपोर्ट कर दिया है, और जो 2m था, इस 2m को मैं पकड़ देता हूं ऐसे चिमटी से और ऐसे यहाँ से ऊपर उठा के लेके आता हूं मान लो सपोज, और इस पोजीशन से रिलीज कर देता हूं। ये जो थ्रेड के बीच में गैप है, दिस गैप इज नियरली जीरो, खाली दिखाने के लिए गैप बनाया गया है, बाकी दिस गैप इज नियरली जीरो। अब ऑब्वियसली अगर 2m को रिलीज करोगे तो 2m गिरेगा h, फिर h, 2h डिस्टेंस नीचे गिरेगा। जैसे ही 2h डिस्टेंस, जब तक 2h डिस्टेंस गिर रहा होगा तब तक थ्रेड लूज रहेगा, थ्रेड के अंदर टेंशन जीरो रहेगा, ये m भी स्टेशनरी रहेगा। और उसके बाद होगा ये कि जैसे ये डिस्टेंस 2h कंप्लीट होगा, सडनली एक जर्क के साथ धागा टाइट हो जाएगा। धागा टाइट होने से एकदम से 2m की वेलोसिटी कुछ कम हो जाएगी, m को कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी, और यहाँ पे पुली भी है, तो पुली को अगर आप देखोगे तो पुली को भी कुछ एंगुलर स्पीड मिल जाएगी। और हमारा टास्क बेसिकली यही है, लिख लेता हूं, that we need to find omega of pulley just after the thread becomes taut, just after the thread becomes taut। अब आप याद करो कि ये एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम हमने, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं बोलना चाहिए, सेम लगने वाली प्रॉब्लम हमने इंपल्स मोमेंटम के टाइम पे भी करी थी जब लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे थे। लेकिन वहां पे आप याद करो कि पुली आइडियल थी, मासलेस थी, तो पुली को एज सच कुछ इनर्शिया या कुछ पुली कुछ लेके नहीं जाती थी अपने साथ। हम खाली इन पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम कुछ अजीब तरीके से कंजर्व करते थे या इसमें कुछ इंपल्स के आइडियाज लगा देते थे। अब यहाँ पे अब की बार जो पुली है इसका भी कुछ मास है, लेट मी गिव यू सम मास। पुली का मास मान लो मैं आपको दे देता हूँ 2m, पुली का रेडियस दे देता हूँ r, और ये पुली डिस्क के फॉर्म में है, ये भी मैं आपको दे देता हूँ, बिकॉज ये ऐसे एज्यूम नहीं कर सकते, ये देना पड़ता है कायदे से। तो पुली का भी सारा पैरामीटर्स दे दिया है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये थ्रेड इसके ऊपर स्लिप नहीं करेगा, से ये बताना जरूरी है, बिकॉज क्या होता है कि अगर आप थ्रेड को सडनली किसी सरफेस के ऊपर खींचो, सडनली अगर आप खींचते हो तो जनरली उसके स्लिप होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। लेकिन मान लो यहाँ पे किसी मैकेनिज्म से अपन ने इंश्योर कर रखा है कि जो थ्रेड है वो झटके के साथ भी अगर मान लो 2m इसको नीचे खींचेगा तो ये पुली के ऊपर स्लिप नहीं होगा। ये सारी चीजें हमने मान लो इंश्योर कर रखी है। अब हमें निकालना है कि भाई जर्क लगने के जस्ट बाद, धागा टॉट होने के जस्ट बाद पुली की ओमेगा कितनी होगी। और अगर मान लो सपोज आपका रोटेशन बहुत अच्छा चल रहा है, फिजिक्स में आप बिल्कुल एस लेवल पे काम कर रहे हो, तो इस वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो और लास्ट में आंसर मैच कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन इजी नहीं है, एटलीस्ट मतलब किसी भी टाइप का पहला क्वेश्चन जनरली बेटर रहता है कि आप टीचर को अटेम्प्ट कर लेने दो। लेकिन फिर भी एडवेंचर तो एडवेंचर होता है, तो अगर मान लो आप एडवेंचर के मूड में हो तो कर लो क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बनेगा तो रिवाइंड करके वापस सॉल्यूशन देख लेना। तो चलो देखते हैं क्या करना है अपने को। सेम हमें मान लेते हैं सपोज ये पता है कि जर्क लगने के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी v0 कितनी थी। अब वो तो आप देख लो कि 2m जब गिरेगा तो जब तक जर्क नहीं लगेगा तब तक तो एनर्जी कंजर्वेशन से आप बोल सकते हो कि 2m की वेलोसिटी v0 आप निकाल सकते हो। हमें पता है कि ये हो जाती है √2gh टाइप की वेलोसिटी हो जाती है, विच विल बी समथिंग लाइक 2 √gh इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो
ये तो हमें पता ही है कि जर्क लगने के जस्ट पहले वेलोसिटी कितनी होगी। अब जो आगे मैं बोलने वाला हूं ध्यान से सुनना। सी, जब तक पार्टिकल 2m गिर रहा है उसमें तो कुछ टाइम लग रहा है, लेकिन धागा टॉट होने के जस्ट पहले और जस्ट बाद में अगर आप देखो तो एक बहुत जरा सा टाइम इंटरवल होता है। मे बी कुछ माइक्रो सेकेंड्स का टाइम होगा जितने टाइम में थ्रेड टॉट होगा, कुछ माइक्रो सेकेंड्स का टाइम होगा जिसमें ये थ्रेड टॉट होगा। और ये जो हल्का सा माइक्रो सेकेंड्स का टाइम होता है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो mg जैसे फोर्सेस की इंपल्स तो नेग्लिजिबल होती है। इंपल्स अगर होगी तो टेंशन वेंशन की इंपल्स होगी या कुछ नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन आता, तो इस तरह के इंपल्सिव फोर्सेस की इंपल्स काम में आ सकती है, बट अदरवाइज बाकी सारी इंपल्सेस mg वगैरह की नेग्लिजिबल रहेंगी। तो मान लो हम वो ड्यूरेशन देखते हैं जिसमें थ्रेड टॉट होता है, तो उस जरा से टाइम इंटरवल में अगर आप देखो तो मैं अगर अपने सिस्टम में लेता हूं m, 2m और डिस्क, इन तीनों को लेता हूं, इन तीनों को मान लो अगर मैं सिस्टम मान लेता हूं, तो आप देख लो कि इन तीनों के सिस्टम के ऊपर जो एक्सटर्नल इंपल्स लग रही है वो खाली कौन लगा रहा है, वो खाली आपका ये पिवट लगा रहा है। बिकॉज mg's भी लगा रहे हैं, ये mg जो है ये mg हो गया, शायद ये वाला mg हो गया, ये भी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इन फोर्सेस की उस जरा से टाइम इंटरवल के अंदर अगर आप इंपल्स देखोगे तो वो इंपल्स नेग्लिजिबल होगी, जबकि ये पिवट्स जो होते हैं ये एकदम से सडनली लार्ज फोर्स लगा सकते हैं, इनकी इंपल्स नेग्लिजिबल नहीं होती है। अगर मान लो सपोज पिवट भी नहीं होता तब तो कोई भी एक्सटर्नल इंपल्स नहीं होती, तब तो हम लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते थे, लेकिन अभी लेट्स होल्ड अवर हॉर्सेस, हम लीनियर मोमेंटम बिल्कुल नहीं कंजर्व करने वाले हैं। यहाँ पे ये पिवट भाई साहब अच्छा खासा इंपल्स लगाएंगे, लेकिन अच्छी बात है कि पिवट का फोर्स, पिवट की इंपल्स, सारी की सारी चीजें पिवट के थ्रू ही लगती हैं। इन अदर वर्ड्स इनके लिए r जीरो होता है, तो इसका मतलब है कि पिवट की इंपल्स होगी लेकिन उस इंपल्स का एंगुलर इफेक्ट यानी कि उसकी एंगुलर इंपल्स बिल्कुल जीरो होने वाली है। तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ब्लॉक्स प्लस पुली को अगर आप सिस्टम मान लेते हो तो इसके ऊपर एक्सटर्नल एंगुलर इंपल्स जीरो होगी, और अगर एक्सटर्नल एंगुलर इंपल्स जीरो होगी तो हम इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम डेफिनेटली कंजर्व कर सकते हैं। तो हमारा प्लान बेसिकली ये है, मतलब यू विल से कि सर हमें तो पता ही था एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने वाले हैं, क्यों इतनी लंबी चौड़ी बात आप कर रहे हो, लेकिन पॉइंट ये है कि देखो वो तो आपको पता है कि ऊपर हम जो इस पूरे चैप्टर में हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ही देख रहे हैं, बट स्टिल इट्स बेटर टू जस्टिफाई अवर आर्ग्यूमेंट्स इन फिजिक्स। तो हम इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने वाले हैं किस पॉइंट के अबाउट, ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि किसी भी पॉइंट के अबाउट कर दो, ये पिवट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने वाले हैं। तो ठीक है, कर देते हैं, नॉट अ बिग डील। यू विल सी कि थ्रेड टॉट होने के जस्ट पहले अगर आप देखो तो थ्रेड टॉट होने के जस्ट पहले खाली ये जो पार्टिकल था ये मूव कर रहा था विद सम वेलोसिटी v नॉट, तो जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा ये खाली पार्टिकल का होगा। पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हो जाता है मास ऑफ द पार्टिकल इनटू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय a, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप देख लो कि इसकी लाइन ऑफ मोशन का एक्सेस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये और कुछ नहीं है, ये है r। तो देयरफॉर जो हम mva बोलते थे उसमें a की जगह आप रखोगे r, ये हो जाएगा आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। फाइनल एंगुलर मोमेंटम आप देख लो, अब ये थोड़ा सा तीनों को लिख के चलना पड़ेगा अपने को। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम आप देखो, फाइनल एंगुलर मोमेंटम में सी मान लो थ्रेड टॉट हो जाता है, फाइनल चीजें मैं अलग ब्लू कलर से लिखता हूं। मान लो फाइनली मान लो सपोज इसकी एंगुलर स्पीड हो जाती है ओमेगा पुली की, तो ये जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी हो जाएगी r ओमेगा, और अगर थ्रेड स्लिप नहीं कर रहा है तो इसकी भी वेलोसिटी हो जाएगी r ओमेगा। तो फाइनली आप ध्यान से देखो तीनों मूव कर रहे हैं, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यू माइट से कि सर इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन अगर आप एंगुलर मोशन देखोगे, अगर यहां पे बैठ के देखोगे तो यहां पे बैठ के आपको इस ब्लॉक का मोशन को देखने के लिए भी अपनी आंखों को क्लॉकवाइज घुमाना होगा, इस ब्लॉक के मोशन को देखने के लिए भी अपनी आंखों को क्लॉकवाइज घुमाना होगा। इन अदर वर्ड्स पिवट के अबाउट दोनों ब्लॉक्स का मोशन क्लॉकवाइज होगा, पुली का भी मोशन क्लॉकवाइज होगा, तो ये सब कुछ क्लॉकवाइज ही क्लॉकवाइज चल रहा है। सो ऑल द एंगुलर मोमेंटम्स विल बी सिंपली एडेड अप। तो अभी आप देखो लेफ्ट साइड वाले ब्लॉक को देखते हैं सबसे पहले, ऊपर वाले ब्लॉक को, तो ये हो जाएगा m v मल्टीप्लाइड बाय a। दूसरे वाले ब्लॉक को देख लो तो 2m इंटू वी मल्टीप्लाइड बाय a, ये हो गया। और तीसरा आप देख लो जो पुली है, पुली को देख लो तो पुली के लिए हो जाता है i ओमेगा। ठीक है, i आप देख लो, i तो पता ही अपने को डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा
mr² by 2, so that will be like mr². तो therefore इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फाइनल एंगुलर मोमेंटम को। तो आप देखो ये हो जाएगा, ऊपर वाले दोनों टर्म्स मिला दोगे तो ये हो जाएगा 3mr² ओमेगा, नीचे आप देख लो ये हो जाएगा mr² ओमेगा, टोटल हो गया 4mr² ओमेगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम। सो वी हैव इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, वी हैव फाइनल एंगुलर मोमेंटम एंड वी हैव अ स्माइल ऑन आवर फेस, जो फिजिक्स पढ़ते टाइम आपके फेस पे हमेशा होती है। तो अब ये आप देख लो कि बस ये इनिशियल और फाइनल इन दोनों को बस आप सिंपली इक्वेट कर दो, काम खत्म। ठीक है, तो 4mr² ओमेगा इज इक्वल टू 2mv0r, तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा v0 बाय 2r, इफ माई कैलकुलेशंस आर करेक्ट। ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तो यू कैन सी कि थ्रेड टॉट होने के जस्ट बाद अगर आप देखो तो पुली की एंगुलर स्पीड इतनी बन जाएगी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो और आगे खेल चलता रहेगा, बिकॉज उसके बाद अगर आप देखो तो एक बार थ्रेड टॉट हो गया तो यू विल सी कि ये 2m बड़ा है, m छोटा है, तो इसके बाद ग्रेविटी का टॉर्क जो लगेगा वो टॉर्क 2m को एक्सेलरेट करता रहेगा, m को भी एक्सेलरेट करता रहेगा ऊपर के डायरेक्शन में, पुली का भी एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा। तो इसके बाद धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो ओमेगा यहां से और बढ़ती जाएगी, लेकिन थ्रेड टॉट होने के जस्ट बाद अगर आप देखो तो ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। एंड यू कैन इजीली सी कि इस तरीके से हम थ्रेड की या टेंशन की इंपल्सेस को भी लेके प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन था इसमें तो मैंने सीधे सीधे एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मतलब मैंने इंपल्स ऑफ टेंशन या एंगुलर इंपल्स ऑफ टेंशन का कोई ऐसा यूज नहीं किया है, डायरेक्टली एंगुलर मोमेंटम से काम हो गया। लेकिन जो और बड़े क्वेश्चंस होंगे, अभी मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चन लेके दिखाता हूं, उसमें मैं आपको कुछ इस तरह की सिचुएशन दूंगा जिसमें टेंशन की इंपल्स, उसी की एंगुलर इंपल्स, वो सब की सब और एक्सप्लिसिटली यूज होने वाली है। तो आगे चलते हैं, लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट एग्जांपल नाउ। देखो पुली के केस में अगर चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना हो तो एक हमारा स्टैंडर्ड तरीका होता है टीचर्स का कि भाई बच्चों को स्टेप पुली दे दो। ठीक है, स्टेप पुली में कम से कम 2 चक्के होते हैं, R1 R2 अलग अलग होते हैं, और अगर पुली का कंसेप्ट ठीक से नहीं समझा है तो जनरली बंदा स्टेप पुली में जनरली कहीं ना कहीं फंस जाता है। जनरली वो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, थोड़ा रट रट के काम चलाने वाले होते हैं, वो स्टेप पुली में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। लेकिन जो कंसेप्चुअली सही तरीके से चलते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो स्टेप पुली दे दो, चाहे सिंपल पुली दे दो, चाहे डिफरेंशियल पुली दे दो, चलो जाने दो डिफरेंशियल पुली, अभी जितनी भी पुलियां होती हैं कोई भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दे आर एबल टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं पहले प्रॉब्लम क्लियर कर देता हूँ कि क्या है। सी पॉइंट ये है कि मेरे पास एक स्टेप पुली है जिसमें अंदर वाले चक्के का रेडियस है r, बाहर वाले चक्के का रेडियस है ऑब्वियसली 2r। 2 मासेस मैंने इसमें लगा रखे हैं, हल्का मास, भारी मास को मैंने नीचे से सपोर्ट कर रखा है। ये है पूरी सिचुएशन। ठीक है, अभी वैसे आप देखो तो ये सिस्टम आराम से स्टेशनरी बैठा रहेगा, बिकॉज क्लियरली m जो होगा उसका अगर आप टॉर्क भी देख लो 2 टाइम्स करके भी देख लो तो वो 3m को तो उठा नहीं पाएगा। तो इनिशियली तो ये सिस्टम आराम से बैठा रहेगा, नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन फिर उसके बाद हम आते हैं और हमें तो कुछ करना ही है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, हम ये m को पकड़ते हैं और m के ऊपर एक सडन इंपल्स लगा देते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यूं मतलब आते हैं और m को एक टपली मार देता हूँ ऐसे। तो m के ऊपर एक तरह से टपली मारने का मतलब है कि मैंने एक सडन इंपल्स टाइप की लगा दी है। ये इंपल्स लगी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इससे क्या होगा, इससे m सडनली कुछ वेलोसिटी गेन करेगा, और m अगर वेलोसिटी गेन करेगा तो पुली भी कुछ एंगुलर वेलोसिटी गेन करेगी, और ये 3m को अगर आप देखोगे तो 3m भी कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन कर लेगा। तो हमारा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि अगर मान लो मैंने m के ऊपर एक सडन इंपल्स लगा दिया i, तो हमें ये निकालना है कि ये इंपल्स लगाने के जस्ट बाद ये पुली कितनी एंगुलर स्पीड गेन कर लेगी, ये अपने को निकालना है। फाइंड, आई विल रिपीट द क्वेश्चन, फाइंड ओमेगा ऑफ द स्टेप पुली जस्ट आफ्टर इंपल्स आई इज अप्लाइड एज शोन इन फिगर। ये है क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को भी अगर आप अगेन आई विल रिपीट की चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो। ऑल्दो ये सारे क्वेश्चंस में मतलब इट्स बेटर कि जनरली एक बार ये मेरे सॉल्यूशंस आप देख लो, समझ लो, उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक्स हैं उसमें से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो शायद ज्यादा बेटर रहेगा। बट फिर भी इन द नेम ऑफ द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर अगर आप कोशिश करना चाहते हो तो जरूर कर लो, नो प्रॉब्लम इन दैट। और चलो देखते हैं बाकी
सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ क्या करना होगा, कैसे करना होगा। सी, अब की बार आप ये देखो कि अगर मैं 3m, m और स्टेप पुली, इन तीनों को अगर मैं सिस्टम भी मान लेता हूं, तो प्रॉब्लम ये है कि इस सिस्टम के ऊपर भी एक एक्सटर्नल इंपल्स लग रही है, और इस इंपल्स का अगर आप देखोगे तो 2r से मल्टीप्लाई कर दो तो इसकी एक प्रॉपर एंगुलर इंपल्स भी आएगी। तो ये पूरे सिस्टम के ऊपर अगर आप देखोगे तो एक प्रॉपर एक्सटर्नल एंगुलर इंपल्स तो डेफिनेटली है। और अगर एक एक्सटर्नल एंगुलर इंपल्स है तो इसका मतलब है कि भाई और कुछ हो जाए दुनिया में या नहीं हो, हम एंगुलर मोमेंटम तो इसका डेफिनेटली कंजर्व नहीं कर सकते हैं, ये तो श्योर है। और अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हैं, छोटे भाई से काम नहीं चलता है, तो फिर बड़े भाई के पास जाते हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का बड़ा भाई है एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो हम एंगुलर इंपल्स देखेंगे इसके ऊपर और उसको चेंज इन एंगुलर मोमेंटम से इक्वेट करने वाले हैं, ये हमारा प्लान है। ठीक है, उसके पहले मैंने एक चीज आपको नहीं दी है, वो मैं आपको जरूर दे देता हूं। ये जो पुली है मेरे पास, मैंने आपको पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दिया है, तो पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो मैं आपको दे देता हूं, कुछ वैल्यू दे देता हूं, थोड़ा कैलकुलेशंस में आसानी पड़ेगी। मान लो मैं इसकी वैल्यू आपको दे देता हूं 4mr²। ठीक है, पुली का मास m है, ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं मैं, पुली का कुछ भी मास हो कैसा भी अपने को नहीं पता, पुली का जो ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये मैंने आपको दे दिया है 4mr²। ठीक है, ये सिचुएशन है। अब आप देखो, सबसे पहली चीज तो आप देख लो हमारा प्लान क्या है। हमारा प्लान ये है कि हम सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल एंगुलर इंपल्स देखेंगे, और ये इनपुट होगा और इसकी वजह से जो आउटपुट आएगा वो होगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो उसको हम चेंज इन एंगुलर मोमेंटम से इक्वेट करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम काम करते हैं कि सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल एंगुलर इंपल्स देखते हैं। तो अभी देखो, इसके ऊपर जो एक्सटर्नल एंगुलर इंपल्स होगा वो देखो, इंपल्स एंगुलर, एंगुलर इंपल्स अपने को पता है कि सिंपल इंपल्स लो और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को r से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ चीजें आसानी है कि ये इंपल्स है, अगर इस इंपल्स को मैं यहाँ से लगता हूँ मान लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये आप देख लो ये परपेंडिकुलर ही है 2r के। तो देयरफॉर एंगुलर इंपल्स चाहिए तो हो जाएगा अपना इंपल्स मल्टीप्लाइड बाय 2r, तो 2ri तो हो गया एंगुलर इंपल्स। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इंपल्स में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं ऊपर, वैसे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है बट फिर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी I0 बोल देता हूं। तो ये हो गई एंगुलर इंपल्स। अब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम देख लो, इनिशियल तो 0 ही है, तो फाइनल आप देख लो, फाइनल एंगुलर मोमेंटम आप देखो। पुली से स्टार्ट करता हूं, पुली का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I0 ओमेगा, और ये दोनों पार्टिकल्स की अब की बार वेलोसिटी अलग अलग होगी बिकॉज स्टेप पुली का चक्कर है। तो यू विल सी कि जो 3m है इसकी वेलोसिटी हो जाएगी r ओमेगा, और जो m है इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2r ओमेगा। तो आप देख लो कि 3m वाला जो पार्टिकल है इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, रिमेंबर पार्टिकल का होता है mva, तो m की जगह मास, v की जगह r ओमेगा, और a की जगह अगर आप देख लोगे तो ये हो जाएगा r। सिमिलरली जो मास m है उसके लिए m इंटू v मल्टीप्लाइड बाय a, अब की बार a हो जाएगा, वेरी करेक्ट, 2r, वेरी गुड। तो ये अब आप देख लो, बस I0 की भी वैल्यू डाल दो, तो यू विल हैव 4mr² ओमेगा प्लस 5mr² ओमेगा, 4 + 5 होता है 9, तो यू विल हैव दिस। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल एंगुलर मोमेंटम, 9mr² ओमेगा हो जाएगा आपका फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो ये आप देख लो, ये हो जाएगा आपका इंपल्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और सॉरी इंपल्स रिसीव्ड बाय द सिस्टम एसेंशियली, और ये हो जाएगा अपना फाइनल एंगुलर मोमेंटम। बस अब आप इनको इक्वेट कर दो और गाड़ी आगे बढ़ा दो, तो 2ri एक्सटर्नल एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, तो 9m ओमेगा r², ये बात है। अब इसमें जो जो कैंसिल वैंसिल होता है, ज़्यादा कुछ तो हो नहीं रहा है, वो कैंसिल कर दो, और ओमेगा अपने को चाहिए थी, तो यू कैन सी कि 2i/9mr, ये अपने पास आ जाएगी ओमेगा की वैल्यू। तो यू कैन ईजिली सी कि अगर मान लो सपोज कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें एग्जैक्टली एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं भी होता है, तो आपने देख लिया होगा कि कोई बहुत बड़ी महान बात नहीं हो जाती है,
कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा ना एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से डरते हैं, मींस दे हैव लाइक फियर कि वो बड़े अजीब से वर्ड्स हैं, नाम अगर आप देखोगे तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी थोड़ा बड़ा सा हैवी सा नाम था, उसमें आगे मैंने एंगुलर भी जोड़ दिया, तो इट साउंड्स डेंजरस, लेकिन बात कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है। लीनियर मोमेंटम में हम देखते थे कि जितना लगाओगे इम्पल्स उतना होगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है, जितनी करोगे मेहनत उतना आएगा रिजल्ट। उसी तरीके से यहाँ पे जितनी लगाओगे एंगुलर इम्पल्स उतना होगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, वेरी सिंपल। और एंगुलर इम्पल्स में भी कोई डरावनी बात नहीं है, एंगुलर इम्पल्स भी अगर आप देखो तो जनरली सिंपल इम्पल्स लो और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को r से मल्टीप्लाई करो, तो बिल्कुल जैसे ही फोर्स से टॉर्क निकालते हो वैसे ही इम्पल्स से एंगुलर इम्पल्स निकाल ली जाती है, और एंगुलर मोमेंटम तो निकालना अपने को आता ही है। तो यू कैन इजीली सी कि इस तरीके से जो टेंशन वेंशन वाले प्रॉब्लम्स है, टेंशन की भी इम्पल्स और उसकी एंगुलर इम्पल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम इस तरीके से आराम से हैंडल कर सकते हैं। चलो भैया, प्योर रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम के लास्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं। सी, प्योर रोटेशन में हम बहुत कुछ देख चुके हैं, इसके बाद हम अगले सेक्शन में रोटेशन विद ट्रांसलेशन शुरू करने वाले हैं, बट फिर भी प्योर रोटेशन भी खत्म होता है एक बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े शानदार कंसेप्ट के साथ, और वो भी हम देखने वाले हैं। और ये बहुत स्ट्रिक्टली, वेरी 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 स्ट्रिक्टली एडवांस प्लस लेवल का फंडा है, तो देखो इसको सोच समझ के बड़े अच्छे से इस चीज को अप्रोच करना। कंसेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट, और जेई में इसके ऊपर एक दो बार क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये आसान बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कई सारी चीजें थोड़ी सी विजुअलाइज करने वाली होती है, थोड़ी मैथमेटिकल भी होती है, सो वी विल हैव टू अप्रोच इट very very carefully and approach this only after you have mastered rest of the content that I have taught till now। और वो सब अगर आप अच्छे से कर चुके हो तो फिर इस फाइनली इस पीस के ऊपर आते हैं। देखो फंडा ये है कि जैसे हमने देखा था कि न्यूटन्स लॉ में अगर आप देखो तो न्यूटन्स लॉ वैसे तो हम लिख देते थे जनरली F इक्वल टू एम ए, नॉर्मली तो हम F इक्वल टू एम ए लिखते थे, लेकिन ये भी आपने देखा होगा कि न्यूटन ने अगर आप देखो फंडामेंटली, तो न्यूटन ने सेकेंड लॉ जो दिया था वो इस तरह से दिया था, F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और हमने देखा था कि ऐसा इन दोनों फॉर्म्स में ऐसा कोई खास फर्क नहीं होता है, एक ही जैसे चलते हैं, जो मर्जी आए वो आप यूज कर लो। लेकिन रोटेशन में इसी का जो काउंटर पार्ट होता है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसी हमने देखा था टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और इसी का जो थोड़ा सा और हेवियर वर्जन है, थोड़ा सा दूसरा वर्जन है, वो हो जाता है टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो मैंने ऊपर लिखा है टॉप पे, टाउ इक्वल टू डी एल बाई डी टी। और अभी हम ये देखने वाले हैं कि रोटेशन में कुछ ऐसे बड़ी यूनिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से सॉल्व करना तो उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, शायद पॉसिबल भी नहीं होता है, लेकिन टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो इसका थोड़ा सा और जनरल वर्जन होता है, इससे कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। और इस तरह की प्रॉब्लम्स जनरली बहुत आसान नहीं होती है, इनके सॉल्यूशंस बहुत आसान नहीं होते, लेकिन फिर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स की जो पूरी सीरीज होती है उसमें मैं एक सबसे सिंपल वाला जो एग्जांपल होता है वो आपको लेके पहले कंसेप्ट समझाऊंगा, और एक बार आप कंसेप्ट समझ जाओगे तो इस सीरीज की जितनी भी आगे टेढ़ी मेढ़ी प्रॉब्लम्स होती है उन सबको आप अल्टीमेटली अटेम्प्ट कर सकोगे। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो सीरीज है, ये सीरीज ही अपने आप में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी टफ हो जाती है, तो देयरफॉर इसका जो सबसे ईजी वाला एग्जाम्पल होगा वो भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा ईजी नहीं होने वाला है, लेकिन चलो मैंने काफी डरा दिया है आपको, थोड़ा सा मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ। सी, हमें पता है दैट एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसका डेरिवेटिव लोगे तो हमें मिल जाता है एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अब इसको मैं एक इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन में अप्लाई करने वाला हूं, या चलो इसको अप्लाई करना है या नहीं करना है उसके ऊपर भी आएंगे। अगर मान लो किसी नॉर्मल तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, पर चलो पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। सी, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक रॉड है, मास एम लेंथ एल की, उसको मैंने ऐसे टॉप पॉइंट पे फिक्स कर रखा है, और टॉप पॉइंट पे फिक्स करके मैं इसे ऐसे मान लो किसी भी तरीके से ऐसे हिट विट करके इसको एक एंगुलर स्पीड दे देता हूँ, और एंगुलर स्पीड ओमेगा देता हूँ, तो ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट करती रहेगी। और अगर मान लो कोई फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस इस तरह की चीज नहीं है, तो एक बार मैं अगर ओमेगा प्रॉपर ओमेगा देके हट जाऊंगा तो वर्टिकल के साथ एक पर्टिकुलर एंगल थीटा के ऊपर ये रोटेट करती रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि मेरे को जो ओमेगा देनी होगी वो उस हिसाब से देनी होगी, बहुत ज्यादा ओमेगा दे दूंगा तो उसका थीटा बढ़ जाएगा, बहुत कम ओमेगा दूंगा या नहीं दूंगा तो ये सीधी हो जाएगी रॉड। तो जो थीटा है उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं एक अप्रोप्रिएट ओमेगा देके हट जाऊंगा तो एक पर्टिकुलर थीटा के साथ यू कैन इजीली सी कि ये रॉड रोटेट करती रहेगी। और याद करो न्यूटन्स लॉ में सर्कुलर मोशन में हमने इस तरह के मोशन को एक टर्म नाम दिया था, हमने इस तरह के मोशन को कोनिकल पेंडुलम बोला था। बट वहां पे कोनिकल पेंडुलम बहुत सिंपल सी चीज होती थी कि वहां पे एक थ्रेड होता था,
और थ्रेड से एक पार्टिकल अटैच्ड होता था। यहाँ पे सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है, यहाँ पे एक पूरी की पूरी रिजिड बॉडी है, तो मास खाली इसके एंड पे नहीं है, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक मास है और ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है। और हमारा टारगेट उसमें क्या रहेगा वो क्लियर कर लेते हैं। हमारा टारगेट ये रहेगा कि हमें थीटा और ओमेगा के बीच में रिलेशन निकालना होगा। इन अदर वर्ड्स, एक पर्टिकुलर एंगल थीटा मेंटेन करने के लिए मुझे कितनी ओमेगा देनी होगी ये मेरे को निकालना है। और कॉमन सेंस हो देखो ये बोल ही सकते हो कि अगर मान लो सपोज आपको ज्यादा थीटा मेंटेन करना है तो आपको ज्यादा ओमेगा देनी होगी, ये तो आप 100% बोल ही सकते हो। बट एग्जैक्टली क्या मैथमेटिकल रिलेशन होगी हम ये सब निकालने वाले हैं। और एक दो बहुत सिली चीजें हैं जो नहीं करनी होती हैं, जो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक तो सबसे पहला आइडिया कई बार बच्चों के मन में आता है कि हम रॉड के सारे मास को सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं और फिर यहाँ से एम ओमेगा स्क्वायर आर फोर्स लगा देते हैं और इसको कुछ तो एम जी के कंपोनेंट लेके बैलेंस कर देते हैं। ये सब मत करना, दिस विल बी टू सिली। ये सब करने से बिल्कुल गलत रिजल्ट आएगा। और अगर इतना ही इजी होता और इतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता तो मैं इसके आगे कुछ एडवांस प्लस वगैरह लिख के इतनी महिमा का बखान नहीं करता इसका पहले। तो देयरफॉर ये सब बच्चों वाले काम तो डेफिनेटली नहीं करने हैं। तो भाई ठीक है, फिर बड़े वाले काम क्या करने हैं इसमें वो देखो। इनफैक्ट देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे, मतलब इस प्रॉब्लम को लेने के पीछे आइडिया ये है दैट आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू द लार्ज सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स जो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से सॉल्व होती है। हालांकि इस प्रॉब्लम में मैं इस चीज के ऊपर जाने से पहले एक लाइन जरूर बोल देता हूं कि अगर आप कुछ गाइड्स वाइड्स में देखोगे तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, इस पूरी सीरीज को नहीं, इस सीरीज की जो सबसे सिंपल वाली ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका और भी होता है, लेकिन वो मैं आपको इस प्रॉब्लम, ये कंसेप्ट बताने के बाद एंड में जरूर बता दूंगा आपको। लेकिन ये ध्यान रखना कि वो जो सिंपल सा सो कॉल्ड तरीका होता है वो भी अच्छा है, वो भी इंपॉर्टेंट फंडा है अपने आप में एक, लेकिन उससे खाली कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये पूरी की पूरी सीरीज का फंडा क्लियर नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर मान लो कहीं किसी गाइड वाइड में आपने देखा हो कि इसको सॉल्व करने का एक छोटा सा तरीका भी होता है, तो अभी आएंगे उसके ऊपर, हम बिल्कुल आएंगे और उसको अच्छे से देखेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको इस जनरल कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में अभी आपको आगे लेके चलता हूं। देखो, हमारा टास्क है कि हमें थीटा और ओमेगा के बीच में रिलेशन निकालनी है, और क्या नहीं करना है वो एक आध चीजें तो हम देख चुके हैं। अब क्या और जरा इसको अटेम्प्ट करके देखते हैं कि किस तरीके से हैंडल करना है प्रॉब्लम को। जैसे अब आप देखो, इसमें एक ऑप्शन ये है कि आप ये देख लो कि जो रॉड है इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई है ये एक तरीके से है एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड की, और हम इसमें टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाने की चलो कोशिश करके देखते हैं। आप ये देखो कि रॉड के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं। कुछ फोर्स तो पिवट से लगेगा, लेकिन हमें अच्छे से पता है कि ये जो पिवट वाला फोर्स होगा, इस पिवट वाले फोर्स का कोई टॉर्क वर्क नहीं होगा, तो इसको तो भूल ही जाते हैं। दूसरा, अगर आप देखो तो इसके ऊपर जो mg के फोर्सेस हैं वो लगेंगे। हम अभी सूडो फोर्सेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम खाली रियल फोर्सेस की बात अगर करें तो पिवट के फोर्सेस लगेंगे और कुछ mg के फोर्सेस लगेंगे। अगर देखो, वैसे तो हम क्या करते हैं, जनरली mg को सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, लेकिन अगर मान लो वो सब नहीं भी करते हैं तो ये सारे के सारे छोटे छोटे जो mg के फोर्सेस लगेंगे they'll all be vertical। और याद करो कि अगर किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमें टॉर्क लेना होता था तो हमारा फॉर्मूला था F परपेंडिकुलर इनटू R, जहां पे F परपेंडिकुलर का मतलब होता था फोर्स का वो कंपोनेंट जो R के भी परपेंडिकुलर हो और एक्सिस ऑफ रोटेशन के भी परपेंडिकुलर हो। आप ध्यान से देखो कि यहां पे अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये सारे के सारे mg आपके कैसे लग रहे हैं, सारे के सारे mg तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल लग रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इन सारे के सारे mg's का टॉर्क जीरो होगा। ठीक है, अभी ये मत कर देना, कई बार कहते हैं बच्चे सर आप जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये होगी, ये नहीं होगी। नोट केयरफुली दैट द रॉड इज नॉट रोटेटिंग इन अ वर्टिकल प्लेन। ये टू डायमेंशनल मोशन नहीं है। रॉड अगर मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आप समझ रहे हो, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन तो तब होती जब रॉड का मोशन एक वर्टिकल सर्कल जैसा प्लेन होता, प्लेनर मोशन होता। दैट्स नॉट द केस। तो ये ध्यान रखना दैट दिस इज नॉट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट्स नॉट कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होती तो हम डेफिनेटली इन सारे mg's का टॉर्क लेते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर आप लेते हो तो ये सारे mg's एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल लगते हैं, इस वजह से इनका टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग बात यह कि अगर आप गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हो तो इस एक्सिस के अबाउट mg का टॉर्क जीरो हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, रॉड के ऊपर लगने वाला जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो आपको जीरो मिलेगा। तो आपको क्या मिल गया, एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द रॉड इज जीरो। बड़ी अच्छी बात है।
और एंगुलर एक्सेलरेशन भी देख लो। अब आप ये भी देखो कि इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट अगर आप देखो तो रॉड की ओमेगा तो कांस्टेंट है। हमने तो क्या किया था कि हम एक ओमेगा देके हट गए थे, हम इसको कंटिन्यूसली ओमेगा को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट अगर आप देखो तो रॉड की एंगुलर स्पीड तो कांस्टेंट है, और अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है और फर्दर आप ध्यान से देखो इट इज कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ऐसे ऐसे रॉड घूम रही है तो ओमेगा वेक्टर का भी अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो ऐसे या ऐसे होगा। ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा अल्फा अगर आप देखोगे तो अल्फा 100% जीरो है। तो अगर मान लो सपोज वर्टिकल एक्सिस के अबाउट आप इसके ऊपर टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा लगाने की कोशिश करते हो, तो क्या टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा इस प्रॉब्लम में एप्लीकेबल होगा वर्टिकल एक्सिस के अबाउट? द आंसर इज यस, बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, लेकिन उस टाइम में कुछ फायदा नहीं होगा। सी, टॉर्क भी जीरो है और वर्टिकल एक्सिस के अबाउट अल्फा भी जीरो है, तो इसका मतलब है कि आपको जीरो इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये तो अपने को बहुत पहले से पता है जीरो इक्वल टू जीरो। तो ध्यान रखना कि मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा एप्लीकेबल नहीं होगा, इस वजह से हम कुछ नई चीज के ऊपर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वर्टिकल एक्सिस के अबाउट टॉर्क और अल्फा दोनों जीरो होंगे, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा इज वेरी वेल एप्लीकेबल, नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन उससे हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है और हमें अपने फायदे के लिए अपने प्रॉब्लम को मतलब अपने टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो अगर हमें इससे फायदा नहीं हो रहा है तो फिर हम इसके बड़े भाई के पास जाने वाले हैं, ये हमारा प्लान है। और इसीलिए याद करके देखो, मैंने बिल्कुल शुरू से जब से मैंने टॉर्क की बात करी है मैंने काफी स्ट्रेस इस चीज के ऊपर दिया था कि रोटेशन अबाउट एन एक्सिस और रोटेशन अबाउट अ पॉइंट में फर्क होता है। तो अगर वर्टिकल एक्सिस के अबाउट अगर आप रोटेशन देखोगे तो इस प्रॉब्लम में आपको ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, प्रॉब्लम कुछ बहुत ज्यादा सॉल्व होगी नहीं। इसी की बजाय अगर आप इस रिजिड बॉडी को देखो और इसके रोटेशन को आप इस पॉइंट के अबाउट कंसिडर करो, अगर मान लो सी यू कैन सी कि ये वाला जो टॉप पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट फिक्स्ड है, तो आप एक्सेस के अबाउट रोटेशन की बात ही मत करो। ये जो टॉप वाला पॉइंट है इस पॉइंट को बोल दो कुछ, तो ओ बोल देंगे, चलो मान लो इसको, और यू विल सी कि इस पॉइंट से सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। तो आप ये बिल्कुल बोल सकते हो दैट रॉड इज एसेंशियली रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट के अबाउट अगर आप सपोज मान लो इसके सारे के सारे मोशन को देखते हो, तब आप देखना कि बड़े आराम से आपको एंगुलर मोमेंटम और ये टॉर्क वर्क सब सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। तो पहला पॉइंट अपना ये है कि हम इस रॉड का मोशन वर्टिकल एक्सिस के अबाउट नहीं देख रहे हैं, हम इस रॉड के मोशन को स्टडी करने के लिए इसे रोटेशन अबाउट अ पॉइंट कंसिडर करते हैं, और ये टॉप पॉइंट को मैं बोल देता हूं रिस्पेक्टफुली ओ। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूं, मैं इसमें लेने वाला हूं रोटेशन अबाउट पॉइंट ओ। ठीक है, तो मैं कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन वगैरह की बात ही नहीं कर रहा, मैं पॉइंट ओ के अबाउट रोटेशन देखता हूं। अब आप देखो कि पॉइंट ओ के अबाउट अगर आप रोटेशन देखते हो तो इसके ऊपर टॉर्क कितना होगा, पहले तो ग्रेविटी का वो देखते हैं। सी, टॉर्क अगर आप देखोगे तो हमें पता है कि ग्रेविटी के टॉर्क वगैरह को निकालने के लिए, ग्रेविटी के टॉर्क को निकालने के लिए, किसी भी यूनिफॉर्म फोर्स फील्ड के टॉर्क को निकालने के लिए हम सारे के सारे फोर्स को सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो आप देख लो कि mg का फोर्स ये था। अब इस mg का वर्टिकल एक्सिस के अबाउट तो टॉर्क जीरो आ रहा था, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट अगर आप देखोगे तो ये टॉर्क बिल्कुल जीरो नहीं होगा, बिकॉज किसी भी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होता है वो तो हो जाता है r क्रॉस f। सिंपल, कुछ भी अपने को एक्स्ट्रा परपेंडिकुलर वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो सिंपली r क्रॉस f। अब आप देखो कि लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर नाउ, तो ये अपने पास mg है, और अगर r वेक्टर देखते हो तो यू कैन सी कि पॉइंट ऑफ रोटेशन या के सॉरी पॉइंट ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस होता है r। तो यू विल सी कि जो ग्रीन वाला डिस्टेंस मैंने मार्क किया है ये होगा मैग्नीट्यूड में, L/2 जो होगा ये हो जाएगा r, और इसका डायरेक्शन आप देखो तो ये हो जाएगा r वेक्टर। तो mg ऐसे है, r ऐसे है, तो टाउ वेक्टर का अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो कुछ अजीब ही सा डायरेक्शन आएगा, मार्क कर लेते हैं। चलो, टाउ वेक्टर का अगर आप डायरेक्शन देखते हो तो r क्रॉस f, राइट हैंड थंब रूल से अगर आप देखोगे तो बड़ा अजीब सा डायरेक्शन आ रहा है। r क्रॉस f अगर आप देखोगे तो ये इनटू द स्क्रीन आ रहा है एक तरीके से। तो डायरेक्शन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ऑल्दो इसका कितना यूज होगा या नहीं होगा वो भी थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन यू कैन इजिली सी
कि आर वेक्टर अगर ऐसे है, एम जी वेक्टर अगर ऐसे है, तो इनके बीच में यही एंगल है आपका थीटा। तो देयरफॉर ये हो जाएगा आर की जगह l/2, एफ की जगह एम जी और साइन थीटा आपके पास और आ जाएगा, ये बात है। तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो तो आ जाएगा आपके पास इतना। डायरेक्शन भी अगर आप देखो तो इनटू द स्क्रीन है, वो हमने लिख लिया है साइड में, लेकिन डायरेक्शन हमें पता है कि टॉर्क का जो सिंपल प्रॉब्लम्स होती है उसमें डायरेक्शन लेने से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन ये शायद अब देखते हैं, हम शुरू से कह रहे हैं कि उतनी सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने लिख लिया है डायरेक्शन, बट लेट्स नॉट वरी टू मच अबाउट दैट। तो टॉर्क तो हमारे पास आ गया इतना। और पहली अच्छी बात यह है कि देखो टॉर्क जीरो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जीरो इक्वल टू जीरो जैसा कुछ एंटी क्लाइमैक्स तो नहीं होने वाला है, कुछ अच्छी बात इसमें निकलेगी। तो टाउ तो निकाल के रख लिया। अब हम इसने असली मुद्दे पे आते हैं। सी, अब हम जरा एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं इस रॉड का। देखो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे। सी, एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आप इसमें ये देख लो कि रॉड को अगर मैं जरा जरा से पार्टिकल्स में डिवाइडेड मानता हूँ। सी, एंगुलर मोमेंटम में हमने देखा था कि जो बेसिक डेफिनेशन थी वो थी कि एक पार्टिकल के लिए m इंटू आर क्रॉस वी होता था एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, लेट मी राइट दैट डाउन हियर। जो बिल्कुल फंडामेंटल चीज थी वो थी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू आर क्रॉस वी। तो एंगुलर मोमेंटम में इस रॉड का इंटीग्रेट करके निकालने वाला हूं, और आप ये देखो कि ये पार्टिकल ये पार्टिकल ये पार्टिकल जितने भी पार्टिकल्स हैं, ध्यान से देखो इन सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, बिकॉज जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप दूर होते जाओगे, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए मैं इसमें एक छोटा सा इंटीग्रेशन करने वाला हूं। सो लेट्स डू दैट। एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए देखो, यहां से अगर मान लो L डिस्टेंस के ऊपर DL थिकनेस की एक स्लाइस लेते हैं, तो यहाँ पे जो पीस फंसेगा जरा सा ऑरेंज कलर का जिसको मैं शेड कर रहा हूं, इसका मास हो जाएगा मान लो dm। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा dl, ये हो जाएगा dm इंटू समथिंग लाइक r क्रॉस v। नाउ r वेक्टर हमें पता है कि r वेक्टर इज नथिंग बट इस पॉइंट से जो पोजीशन वेक्टर होता है l, वो आपका r की जगह आने वाला है, और v आप देख लो। अब v थोड़ा सा केयरफुली देखना। सी, इफ यू लुक एट द पेंसिल हियर इन माय हैंड, यू विल सी कि ये अगर मैं ऐसे कोन बनाते हुए रोटेट करता हूं, तो जो मैंने फिगर बनाई है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो फिगर है वो तो 2 डायमेंशनल है, जबकि ये मोशन अगर आप देखोगे तो ये मोशन 3 डायमेंशनल है। जो मैंने फिगर बनाई है वो इस हिसाब से बनाई है कि जो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है उसके ऊपर ये पॉइंट ओ लाई कर रहा है, जो रॉड है वो आधा सर्कुलर मोशन आपकी स्क्रीन के बाहर करती है और आधा सर्कुलर मोशन स्क्रीन के पीछे करती है। ये सिचुएशन है, इस हिसाब से मैंने फिगर बनाई है। और जिस इंस्टेंट के ऊपर मैं ये सारे कैलकुलेशन कर रहा हूं, उस इंस्टेंट के ऊपर रॉड अगर आपके स्क्रीन के प्लेन में लाई करती है, तो ध्यान से देखो कि रॉड अगर आपके स्क्रीन के प्लेन को क्रॉस करते हुए लेट से बाहर आ रही है अगर मान लो, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो इन सबकी वेलोसिटी विल बी पॉइंटिंग राइट टुवर्ड्स यू, इट विल बी पॉइंटिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन। तो जो वेलोसिटी है किसकी, ये डीएम मास की जो वेलोसिटी है, ये अगर आप देखोगे इस इंस्टेंट के ऊपर, तो ये आउट ऑफ द स्क्रीन होगी। आप आउट ऑफ द स्क्रीन ले लो या इनटू द स्क्रीन ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो इनटू द स्क्रीन ले लेते, तो थोड़ा कैलकुलेशंस और अच्छे आसान हो जाएंगे। लेकिन ये पॉइंट की बात है कि जिस इंस्टेंट को हम कंसिडर करें, उस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल की और इनफैक्ट रॉड के ऊपर बैठे हुए सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगी, और वो मैंने यहाँ दिखा भी रखा है नीचे। अगर आप देखो क्रॉस जो बनाया है, क्रॉस एंड अ सर्कल का मतलब होता है दैट परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन इनटू द स्क्रीन। तो मान लेते हैं कि इस इंस्टेंट के ऊपर रॉड स्क्रीन के अंदर जा रही है और इन सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी है इनटू द स्क्रीन। तो देयरफॉर ये देख लो कि v वेक्टर और r वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इनके बीच में एंगल थीटा नहीं है। r वेक्टर जो है वो स्क्रीन के प्लेन में है, v वेक्टर स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्रीज है। तो देयरफॉर अगर आपको ये dl का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये हो जाएगा dm इंटू एल मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। और स्पीड भी अगर आप देखो, स्पीड की वैल्यू भी आप देख लो कि अल्टीमेटली अगर ये एंगुलर स्पीड ओमेगा से रॉड घूम रही है, तो आप ये देख लो ये वाला जो डिस्टेंस है, जो ग्रीन वाला डिस्टेंस मैं बना रहा हूं, ये वाला डिस्टेंस है अगर मान लो लेट से x, तो x मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा हो जाएगी ये स्पीड। तो ये भी मैं लिख देता हूं, ये अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा dm इंटू एल इंटू एक्स ओमेगा। और x को अगर आप चाहो तो बिल्कुल अभी l साइन थीटा लिख सकते हो। क्या चीज x थी, ये डिस्टेंस, ग्रीन वाला जो डिस्टेंस है स्क्रीन पे, ये x था।
एक्स को अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा, तो देयरफॉर dm इंटू एल स्क्वायर साइन थीटा इंटू ओमेगा। ये अगर आप चाहो तो लिख सकते हो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड किसके लिए, ये जो जरा सा पार्टिकल है, इस पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो इतना हो जाएगा, और बाकी आप चाहो तो इसको इंटीग्रेट करके टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो रॉड का। तो रॉड का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा, अब एंगुलर मोमेंटम को एल एम लिख देता हूं मैं, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि हम रॉड की लेंथ को भी एल से डिनोट कर रहे हैं, तो एंगुलर मोमेंटम को मैं एल एम लिख देता हूं सपोज, तो ये हो जाएगा इस चीज का इंटीग्रल करके, तो डी एम एल स्क्वायर साइन थीटा इंटू ओमेगा। इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे, स्मॉल एल को हम जीरो से लेके कैपिटल एल तक अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आई विल गेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द कंप्लीट रॉड। ठीक है, तो बस इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं, रफ वर्क हटाते हैं और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो देखो dm को आप पुट कर दो वही लैम्डा dl, और उसके बाद अगर आप इसे इंटीग्रेट कर दोगे तो लैम्डा साइन स्क्वायर थीटा ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा आपका एल स्क्वायर डीएल का इंटीग्रल विच विल बी एल क्यूब बाय 3। और हमें पता है कि लैम्डा इंटू एल, एक एल को लैम्डा के साथ सेट कर दोगे तो m बन जाएगा, तो ये हो जाएगा m बाय 3 एल स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आ जाएगा आपके पास क्या चीज, ये आपके पास आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द होल रॉड अबाउट पॉइंट ओ। अब ये ध्यान रखना कि सब कुछ हम पॉइंट ओ के अबाउट ले रहे हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे कि हमने ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल दिया, नहीं, हमने इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाला है, और ये एंगुलर मोमेंटम आ रहा है इस तरीके से। टॉर्क हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इस पॉइंट के अबाउट, ये टॉर्क आ रहा था इस तरीके से। अब इन दोनों को थोड़ा सा हम आपस में सेट करने वाले हैं, बट उसके पहले इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि आप एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देखो, बिकॉज वैसे अगर आप देखो कि अगर मान लो ये एंगुलर मोमेंटम आपने निकाले तो उसको देख के कई बार एक गलत चीज की फील आ जाती है कि लगता है सर ये एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, बिकॉज जैसे जैसे रॉड रोटेट कर रही है ना उसका मास चेंज हो रहा है, ना लेंथ चेंज हो रही है, ना ओमेगा चेंज हो रही है, ना ही थीटा चेंज हो रहा है, ये चारों चीजें कांस्टेंट है। तो देखने में तो लग रहा है कि यार ये एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आ जाएगा, तो फिर तो एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट आ गया, तो इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं आ रहा है, तब तो मतलब गड़बड़ी हो जाएगी, तो इक्वेशन ही गड़बड़ानी शुरू हो जाएगी। बट इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट दैट सिंपल। एंगुलर मोमेंटम का जरा थोड़ा सा डायरेक्शन भी देखो, ये मैंने नहीं मिटाया था, सारा रफर हटा दिया था, ये नहीं हटाया था, जानबूझ के नहीं हटाया था, बिकॉज अब जरा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन देखो, सारा का सारा खेल वहीं छुपा है। ठीक है, ये थोड़ा रफ वर्क में हटाता हूं यहां से, सो दैट यू कैन सी द डायरेक्शन क्लियरली। तो अभी डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन है आर क्रॉस वी, आर वेक्टर ऐसा है, ये आर वेक्टर है, और वी वेक्टर आपका इनटू द स्क्रीन है। तो राइट हैंड उठाओ और राइट हैंड में आप देख लो आर वेक्टर ऐसा है, अपने राइट हैंड से ही देखना होगा आपको, मेरे राइट हैंड से समझ में नहीं आएगा। आर वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर्स रखो और उनको वी वेक्टर के डायरेक्शन में मोड़ दोगे, तो इनटू द स्क्रीन अगर आप मोड़ दोगे तो यू विल सी कि थंब आपको आर क्रॉस वी का डायरेक्शन दिखाएगा, एंड दैट यू कैन सी इज समवॉट लाइक परपेंडिकुलर टू रॉड। आर क्रॉस वी का डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो बड़ा अजीब सा ये डायरेक्शन आएगा ये। तो देयरफॉर ये जो एंगुलर मोमेंटम हमने निकाला है, इस एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है ऐसे, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड रॉड, और ये आपका आएगा इस तरीके से ग्रीन वाले डायरेक्शन में। और मैं आपको जरा इसको ऐसे दिखाता हूं कि अगर ये रॉड है मान लो सपोज, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आएगा कुछ इस तरीके से, ये जो पेन है दूसरा वाला, ये एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आपको दिखा रहा है। व्हाइट वाला जो पेन है ये एंगुलर, ये आपका रॉड का डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब ध्यान से देखना, जैसे जैसे मैं रॉड को रोटेट करूंगा, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट बट लेट मी ट्राई इट। जैसे जैसे मैं रॉड को रोटेट करूंगा, ध्यान से देखो, रॉड रोटेट होकर इधर आएगी तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इधर आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है। या इसको और अच्छे से मैं समझा सकता हूं ऐसे कि आप ये देखो कि ये एंगुलर मोमेंटम जो है, जो दूसरा वाला पेन है, इस एंगुलर मोमेंटम को अगर आप रिजॉल्व कर लोगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो जैसे जैसे रॉड रोटेट होगी, वर्टिकल कंपोनेंट तो वैसे का वैसे ही रहेगा, इन डायरेक्शन आल्सो, मैग्नीट्यूड तो सबका कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे रॉड रोटेट होगी वर्टिकल कंपोनेंट का डायरेक्शन तो वही रहेगा।
लेकिन लुक एट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप देखो, ये डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा, और यू नो वेरी वेल कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन का चेंज होना भी उतना ही सीरियस होता है जितना उसके मैग्नीट्यूड का चेंज होना। तो हमने ये देखा कि एंगुलर मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। एंगुलर मोमेंटम अपने आप में कुछ टेढ़े डायरेक्शन में था, और जैसे जैसे रॉड रोटेट होगी ये वर्टिकल कंपोनेंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सब कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन चेंज होगा। और अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो पूरे एंगुलर मोमेंटम के अंदर कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, और वो जो चेंज आएगा वो चेंज की वजह से ये dl/dt नॉन जीरो होगा, और वो निकाल के फिर हम उसको टॉर्क से इक्वेट करने वाले हैं। ये हमारा प्लान है। तो ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो ही दिया, अभी बहुत कुछ करने वाला हूं मैं उसमें, लेकिन नाउ आई होप यू एग्री विद मी कि ये प्रॉब्लम को शुरू में क्यों एडवांस प्लस बोल रहा था, क्यों बोल रहा था कि ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज इसमें ये बड़ी मैथमेटिकल चीजें भी आती हैं, और मैथमेटिकल चीज के साथ अब आपको ये विजुलाइज भी करना है कि कौन सी चीज कहाँ घूम रही है, कैसे घूम रही है, एंड दिस इज सर्टेनली नॉट ईजी। और अगर आप इसको जनरली एक बार में बच्चे नहीं समझते, 2-3 बार में भी नहीं समझते हैं, जनरली 2-3 बार अटेम्प्ट करते हैं, फाइट मारते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हैं, थोड़ा खुश होते हैं, और उसके बाद जनरली छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए, फिर उसके बाद दोबारा आते हैं, धीरे 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 रिवीजन के टाइम पे जनरली लोग इसको समझते हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर रहे हो तो फिर इसको पकड़ लो, फाइट मारना शुरू कर दो थोड़ा सा, चाहे तो 2 पेन अगर आप वगैरह आप अपने हाथ में लेके घुमा फिरा के देख लो, दैट्स द बेस्ट वे ऑफ क्लैरिफाइंग कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। लेकिन हमारा पॉइंट क्या है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। सी, लेट मी ड्रॉ एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम है, और मैं अब बस ये बोल रहा हूं कि एंगुलर मोमेंटम को अगर आप 2 पार्ट में रिजॉल्व कर लो, ऐसे Lx बोल दो और Ly बोल दो, तो जैसे जैसे रॉड रोटेट करेगी Ly इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लेकिन Lx जो होगा उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा, और उसके डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से अल्टीमेटली सारा का सारा गेम बनेगा। तो एंगुलर मोमेंटम तो मैंने निकाल लिया यहाँ पे, और अब अगर बात इस तरह से जा रही है कि भाई इसका हमें Lx और Ly चाहिए, तो ठीक है, रिजॉल्व कर लेते हैं। यू विल सी कि ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, दैट मीन्स ये एंगल इधर थीटा हो जाएगा। तो जो Lx है, आप ध्यान से देखो, जो Lx है ये Lx हो जाएगा L cos थीटा, और Ly हो जाएगा L sin थीटा। लेट मी राइट दैट हियर, Lx हो जाएगा L cos थीटा और Ly हो जाएगा L sin थीटा। और इसमें हमें पता है कि Ly चेंज नहीं होने वाला है, ना डायरेक्शन में ना मैग्नीट्यूड में, तो इसके चेंज, इसको तो भूल जाओ, इसका हमें कोई यूज पड़ेगा नहीं। अल्टीमेटली चेंज होने वाला है Lx में, तो स्टार कौन है अपना, स्टार है Lx, और उसको हम अभी लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो देयरफॉर लेट मी राइट दिस थिंग हियर, Lx मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। Lx अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा m/3 L² ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, ये होने वाला है चेंज। एंड अगेन ध्यान से देखो कि Lx का भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, द डायरेक्शन इज द ओनली थिंग दैट्स गोइंग टू चेंज। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे ब्लू कलर से नीचे, बिल्कुल ये जो चीज लिखी है ये खाली Lx का मैग्नीट्यूड है, और इसके डायरेक्शन के चेंज से क्या क्या फर्क पड़ेगा वो भी हम सब देखने वाले हैं। तो अभी मैं बहुत सारा रफ वर्क इधर से हटाने वाला हूं, सो जस्ट मेक श्योर कि आपने सब नोट कर लिया अपने नोटबुक में अच्छे से। और अब हम इसमें टॉर्क को छोड़ देते हैं बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट होगी अभी अपनी, और बाकी ब्लू वाला जो नीचे लिखा है इसको छोड़ देते हैं। लेट मी रिमूव एवरीथिंग एल्स। और अब आप आगे देखो कि अगर मान लो जैसे ये जो पूरी फिगर मैंने आपको इधर ड्रॉ करके दिखाई है, ये तो मैं थोड़ा सा साइड व्यू दिखा रहा हूँ इसका। अगर मान लो आप इसका टॉप व्यू देखोगे, तो टॉप व्यू देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। टॉप व्यू अगर आप इसका बनाओगे तो ये आपको दिखेगा इस तरीके से कि जो Lx है ये ऐसे है, फिर ऐसे होता है, ऐसे होता है, इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये इस तरीके से रोटेट होता रहेगा, और इसी रोटेशन की वजह से डायरेक्शन में चेंज होगा। और हमें पता है कि मान लेते हैं कि dt टाइम में, अब ध्यान से सुनना, dt टाइम में अगर मान लो सपोज Lx रोटेट कर जाता है बाय एन एंगल d बीटा, मैं d थीटा नहीं बोल रहा हूं बिकॉज थीटा लेटर तो हमने ऑलरेडी यूज कर लिया यहाँ पे, तो जो जरा सा एंगल रोटेट कर रहा है उसको d अल्फा बोल दो, d बीटा बोल दो, कुछ भी बोल दो। अगर मान लो सपोज
अल्फा भी मैं यूज नहीं कर रहा बिकॉज फिर वो एंगुलर एक्सेलरेशन जैसा लगने लगेगा। तो मान लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का जो ये एक्स कॉम्पोनेंट है, ये अगर dt टाइम में थोड़ा सा रोटेट कर जाता है बाय एन एंगल d बीटा, तो आप याद करो कि हमने देखा था कि एक वेक्टर है और किसी वेक्टर को थोड़ा सा अगर आप रोटेट कर देते हो तो उसके अंदर जो चेंज आता है वो हमने देखा था। अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता था a और उसको अगर मैं d थीटा एंगल से रोटेट कर देता था तो उस वेक्टर के अंदर चेंज जो होता था वो होता था a d थीटा। तो देयरफॉर जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा वो हो जाएगा Lx d बीटा। और फिजिक्स में यही सबसे खूबसूरत बात होती है और यही सबसे बड़ी समस्या भी होती है कि किस पुराने चैप्टर का, किस पुराने सेक्शन का कंसेप्ट कहाँ एकदम से यूज हो जाए, ये पता नहीं चलता। अब यहाँ पे भी आप देखो कि वेक्टर्स में, या वेक्टर्स में बताया था शायद सर्कुलर मोशन में मैंने ये चीज ज्यादा स्ट्रेस करी थी कि किसी भी वेक्टर को अगर आप डी थीटा एंगल से रोटेट कर देते हो अगर मान लो, तो उसके अंदर जो उस वेक्टर के अंदर जो चेंज आता है वो चेंज एक तो उस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है और दूसरा उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए डी थीटा। तो यहाँ पे डायरेक्शन तो चलो अभी देख लेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा ए डी थीटा। एंगुलर मोमेंटम का जो चेंज इन मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा इस तरीके से Lx इंटू डी बीटा। और अब रेट ऑफ चेंज अगर आपको चाहिए तो इसको dt से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो मैं लिख ही देता हूं इसको प्रॉपरली। यहाँ पे dt से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो इट विल बी लाइक दिस, एंड नाउ यू कैन सी दैट वी आर काइंड ऑफ गेटिंग देयर बिकॉज यू नो दैट d बीटा बाई dt जो है, d बीटा बाई dt का मतलब है कि किस रेट से ये रॉड रोटेट कर रही है। तो d बीटा बाई dt जो है ये हो जाता है आपका एंगुलर स्पीड। तो d बीटा बाई dt हो जाता है आपके पास ओमेगा, और Lx हमने निकाल के नीचे रखा ही हुआ है तो इसको अब मैं बस इधर लिख देता हूं। ये हो जाएगा आपके पास m/3 L² ओमेगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ये जो पूरी चीज है ये पूरी चीज हो जाएगी Lx इंटू ओमेगा कर दो। तो ये हमारे पास आ गया है dl/dt का मैग्नीट्यूड, और अब इसका काम हो गया, इसको हटा देते हैं। ये dl/dt का मैग्नीट्यूड आ गया है एंड यू कैन सी कि ये हमारे पास अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास है टॉर्क, और टॉर्क इक्वल टू dl/dt तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो बस टॉर्क इक्वल टू dl/dt कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो बस अब इन दोनों को जरा मैं इक्वेट करने वाला हूं। तो m/3 L² ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा एक ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस थीटा, ये फाइनली आ जाता है L/2 mg साइन थीटा के बराबर ये चीज है। तो अब आप देख लो कि ये हमारे पास कुछ कुछ चीजें ऑलमोस्ट आ चुकी हैं। अब इसमें m कैंसिल कर दोगे, एक l कैंसिल हो जाएगा, जो जो कैंसिल होती है वो कुछ चीजें कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल वैंसिल करने के बाद अपने पास ओमेगा की और थीटा के बीच में रिलेशन आ जाएगी। एंड यू कैन इजीली सी कि बस जो फाइनल रिजल्ट रहेगा उसमें खाली ओमेगा थीटा एल जी इस तरह की जो क्वांटिटीज है, जो सारी नोन क्वांटिटीज है, वो खाली नोन क्वांटिटीज रहेंगी एंड रेस्ट एवरीथिंग विल बी फाइन। तो ये आप देख लो कि ओमेगा और थीटा के बीच में हमने घुमा फिरा के रिलेशन तो निकाल लिए, लेकिन ये कुछ अलग ही तरीके से निकाल लिए। ये सिंपली टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से नहीं आ रही थी। तो ये इसीलिए मैंने शुरू से स्ट्रेस किया था कि वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन होता है और जो आपका किसी पॉइंट के किसी एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन होता है और किसी पॉइंट के अबाउट जो रोटेशन होता है, दोनों में काफी डिफरेंस होता है। बिकॉज आगे चल के कई सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसमें इन दोनों के डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू प्रोसीड विद द थिंग्स। और इसमें एक और अच्छी बात है कि जेई में इन्होंने एक आध बार पूछा है ये, लेकिन फिर भी इसमें ये बहुत डीप में नहीं जाते। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बनाते हैं। एक आध बार जो उन्होंने पूछा है उसमें खाली एक सिंपल रॉड को ही रोटेट किया है। करने को तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि एक मान लो कोन लो, कोन को अगर आप ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हो, उसके साथ साथ अगर ऐसे ऐसे भी रोटेट कर दो, इस तरह की जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है उसमें ये ज्यादा यूज होता है। लेकिन वो ज्यादातर चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हो तो फिर वो जेई लेवल के बाहर ही जाना शुरू हो जाता है। और स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मेरे हिसाब से अगर आप पूछो तो ये जो चीज मैंने बताई है थोड़ा सा ये भी जेई लेवल के बाहर ही जाती है, लेकिन जेई वाले इसके ऊपर पूछ चुके हैं क्वेश्चन एक दो बार, तो देयरफॉर फिर अनऑफिशियली पोर्शन में आ ही जाता है और इतना तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। और बाकी लास्ट पॉइंट, कैलकुलेशंस थोड़े से चेक कर लेना, बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है दैट आई माइट हैव मेड सम सिली मिस्टेक्स इन कैलकुलेशंस हियर एंड देयर। शायद
ये साइन थीटा दोनों तरफ से कटता था जहां तक मुझे याद है, बट फिर भी वो माइनर सी चीज है, वो तो आप देख लोगे, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से टॉर्क इक्वल टू डीएल बाई डी टी का यूज करके आप प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हो। और ये हमारा प्राइमरी प्रॉब्लम था इस सीरीज का। एक आध थोड़ा सा इसमें एग्जांपल चाहे तो और देखेंगे, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स अपन इसमें नहीं लेंगे, बिकॉज देन दे विल स्टार्ट गोइंग बियॉन्ड योर जेई पोर्शन। बट लेट अस होप कि इस चीज को आप अच्छे से समझ गए हो। नहीं समझे हो तो एक दो बार रिपीट करके घुमा फिरा के आप उसको देख लो, बिकॉज ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बट वंस यू हैव अंडरस्टूड इट, फिर इसको हम काफी यूज करके काफी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। चलो भाई, प्योर रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क वगैरह वगैरह के जादू को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और ये जो प्रॉब्लम अभी मैंने बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाई थी, टॉर्क इक्वल टू डीएल बाई डी टी, ये वो पता नहीं क्या क्या किया था, इसको मैंने शुरू में ही कहा था दैट देयर इज अ मच शॉर्टर वे बाय विच यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऑल्दो पिछली प्रॉब्लम में हमारा टारगेट प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं था, हमारा प्रॉब्लम कंसेप्ट सीखना था, वो हमने देख लिया अच्छे से। लेकिन मान लो अगर यही प्रॉब्लम आती है या इसकी तरह से और भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको सॉल्व करने की एक टेक्निक और होती है जिसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो, इफ यू रिमेंबर, हमने बहुत पहले सूडो फोर्स का आइडिया देखा था। हमने देखा था कि किसी भी एक्सेलरेटिंग चीज को आप रोक देते हो और द प्राइस दैट यू हैव टू पे फॉर दैट इज कि आपको उसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगाना होता है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अब वो सेम चीज यहाँ पे लगाएंगे, या उसी को अगर थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलो तो हम ये बोलते थे कि अगर आप एक एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में बैठ जाते हो तो आइडियली आपके पास न्यूटन्स लॉ लगाने का कोई अधिकार नहीं है, आप न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते। लेकिन लोगों ने जुगाड़ बना रखा है, और जुगाड़ ये है कि भाई फिर अगर आप एक सूडो फोर्स नाम का टैक्स दे देते हो तो फिर आपको वापस न्यूटन्स लॉ लगाने का अधिकार मिल जाता है, एंड सो ऑन। सेम चीज यहां पे भी अपन करने वाले हैं। देखो, यहां पे आप ये देखो कि अगर मान लो सपोज मैं एक ऐसे बंदे को लेता हूं जो रॉड के साथ साथ ही रोटेट कर रहा है, मतलब मैं एक ऐसे रेफरेंस फ्रेम में बैठ जाता हूं, टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो एक ऐसे रेफरेंस फ्रेम में बैठ जाता हूं जो रॉड के साथ साथ ही सेम ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो भाई उस रेफरेंस फ्रेम में मुझे रॉड कैसे दिखाई देगी? उस रेफरेंस फ्रेम में मुझे रॉड स्टेशनरी दिखाई देगी, और अगर रॉड स्टेशनरी दिखाई देगी तो ऑब्वियसली उसको एनालाइज करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बट लेकिन यू नो वेरी वेल कि हम ये सब ऐसे फ्री में तो कर नहीं सकते, हमें इसके लिए टैक्स देना होगा। तो अब ध्यान से देखो, लुक एट द फिगर नाउ, कि हम एक ऐसे रेफरेंस फ्रेम में बैठ गए हैं जो ओमेगा एंगुलर स्पीड से रॉड के साथ साथ घूम रहा है। तो अब हमें ये रॉड दिखाई दे रही है स्टेशनरी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू सम एनालिसिस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। लेकिन बिफोर वी डू एनीथिंग, हमें सबसे पहले प्राइस पे करना पड़ेगा, सूडो फोर्स लगाने होंगे। अब आप देखो, हमें ये ऑलरेडी पता है कि अगर किसी रोटेटिंग पार्टिकल को स्टेशनरी कर देते हो तो उसके ऊपर एक ऐसे सूडो फोर्स लगाना पड़ता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। सर्कुलर मोशन में भी हमने देखा था, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते थे। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये पार्टिकल अगर आप देखो, ये पार्टिकल देखो, इफ यू टेक डिफरेंट पार्टिकल्स ऑन द रॉड, दे आर ऑल मूविंग इन सर्कल्स। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो ऊपर वाला पार्टिकल मैंने लिया है, इसके सर्कल का रेडियस थोड़ा छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है, इसका रेडियस और बड़ा है, इसका रेडियस और बड़ा है। तो प्रॉब्लम ये है कि हर छोटा छोटा पार्टिकल अलग अलग रेडियस में घूम रहा है। तो ऑब्वियसली अगर इसका रेडियस, ऊपर वाले का रेडियस अगर मान लो लेट अस से कि r1 है, तो इसके ऊपर m ओमेगा स्क्वायर r1 टाइप का सूडो फोर्स लगेगा। नीचे वाले का रेडियस अगर r2 है तो उसके ऊपर m ओमेगा स्क्वायर r2 टाइप का, सॉरी नॉट r स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर r2 टाइप का सूडो फोर्स लगेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो प्रॉब्लम बस हल्की सी आएगी, मतलब प्रॉब्लम क्या है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सारे के सारे पार्टिकल्स के ऊपर सूडो फोर्सेस अलग अलग लगेंगे, और ये सारे के सारे सूडो फोर्सेस को हमें सम करना है। इन अदर वर्ड्स, हमें सम करने के लिए इन्हें इंटीग्रेट करना होगा। बस इतनी सी बात है, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो कर लेंगे, वो कोई मुश्किल की बात नहीं है भाई। ऑब्वियसली ये अजीब अजीब से एंगुलर मोमेंटम और उसके डायरेक्शन के चेंज, ये वो, इनको विजुलाइज करने से तो अच्छा है कि आप सिंपली इंटीग्रेट कर लो। तो वो अभी अपन करने वाले, लेकिन उसके और पहले आप देख लो, मैं पहले पूरी प्रॉब्लम का फ्रेमवर्क बना के आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हम गेम क्या खेलने वाले हैं। उसके बाद फिर हम इसको अटैक करेंगे, एंड मैथमेटिकली देन वी विल सॉल्व इट। तो हमारा पहला स्टेप तो ये है कि हमने रॉड को कर दिया है स्टेशनरी, और रॉड स्टेशनरी है, और उसके ऊपर ये सारे के सारे सूडो फोर्सेस जो हैं वो लग रहे हैं कुछ। ये इफ यू लुक एट दिस फिंगर, ये फिंगर के डायरेक्शन में लग रहे हैं सूडो फोर्सेस। अब आप खुद ही देखो, अगर ये सूडो फोर्सेस हैं सारे के सारे खूब सारे इस तरीके से, तो दे विल हैव अ टेंडेंसी कि ये रॉड को ऊपर लेके जाए,
लेकिन mg भी है, और mg का जो फोर्स है उसका ये वाला कंपोनेंट रॉड को नीचे लेके आना चाहता है। नाउ नोट केयरफुली दैट रॉड इज नॉट रोटेटिंग, रॉड खाली स्टेशनरी है यहाँ पे। तो अगर हम मान लो सपोज ये पॉइंट के अबाउट टॉर्क्स लेते हैं, तो mg का टॉर्क और ये सूडो फोर्सेस का जो आउटवर्ड टॉर्क है, ये अगर बैलेंस कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। एंड यू कैन इजीली सी कि ये जो सूडो फोर्स अप्रोच है, ये सूडो फोर्स अप्रोच कॉमन सेंस को भी बड़े अच्छे से अपील करती है। बिकॉज सी कॉमन सेंस भी ये कहते हैं कि रॉड को जितना जोर से घुमाओगे उतना ज्यादा उसकी बाहर भागने की टेंडेंसी होगी, और ये सूडो फोर्स आपको क्लियरली दिखाता है कि जितना ज्यादा ओमेगा होगा उतने ज्यादा ये बाहर के सूडो फोर्सेस होंगे, उतना ज्यादा रॉड की टेंडेंसी ऐसे बाहर जाने की होगी, और जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा mg होगा, उतना ज्यादा इसके वापस आने की टेंडेंसी होगी। तो अब अगर मान लो सपोज हमारा प्लान अगर देखें, तो प्लान हमारा ये है कि रॉड के ऊपर लगने वाले ये सारे के सारे सूडो फोर्सेस इसको बाहर के साइड में लेके जाएंगे, इनका टॉर्क निकाल लेंगे, सिमिलरली mg का टॉर्क निकाल लेंगे, और इन दोनों टॉर्क्स को हम सिंपली बैलेंस करने वाले हैं। और इसमें अब कोई रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज भाई इस रेफरेंस फ्रेम में अगर आप देखो तो रॉड तो रोटेट ही नहीं कर रही है, रॉड तो स्टेशनरी है, और जो चीज स्टेशनरी है उसके एंगुलर मोमेंटम की तो बात ही नहीं उठती है। तो देयरफॉर हम कोई एंगुलर मोमेंटम वगैरह के चक्कर में भी नहीं पड़ने वाले हैं। तो बस अब देखो आराम से, mg का टॉर्क तो हमें पता ही है कि अगर मान लो सपोज ये वाला जो पॉइंट है इसी के अबाउट देखते हैं, तो mg का टॉर्क तो हमें पता ही है, उसमें कोई नई बात है नहीं, वही पिछला वाला केस ही रहेगा। तो mg का टॉर्क जो है ये हो जाएगा आपका mg इंटू एल बाई टू इंटू साइन थीटा। ठीक है, इट्स वेरी इजी। mg को अगर आप यहां से लगता हुआ मान लोगे टॉप पॉइंट से, तो mg इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका mg का टॉर्क, वही है जो भी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले। और इंपॉर्टेंट बात थी इसमें सूडो फोर्सेस के टॉर्क की, तो अभी mg में हटा देता हूं, सूडो फोर्स के टॉर्क की मैं बात करता हूं। देखो यहां से अगर मान लो सपोज L डिस्टेंस के ऊपर मैं DL थिकनेस की एक स्लाइस लेता हूं इस तरीके से, एंड लेट अस से कि ये जो स्लाइस है, दिस स्लाइस इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस लेट अस से x, तो इसके ऊपर जो जरा सा सूडो फोर्स होगा ये हो जाएगा dm इंटू ओमेगा स्क्वायर x। ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर r। अब dm हो जाएगा आपका लैम्डा इंटू dl, और x अगर आप देखोगे तो हो जाएगा l साइन थीटा। ठीक है, ये तो हो जाएगा df। हमें लेकिन ध्यान रखना df नहीं, हमें d टाउ चाहिए, टॉर्क की बात हो रही है यहाँ पे। तो जरा टॉर्क की भी बात कर लेते हैं। यू विल सी कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स का अगर आपको इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क चाहिए, ध्यान से देखो कि मैं ये एक्सिस वैक्सिस के अबाउट टॉर्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क की बात कर रहा हूं। तो यू कैन इजीली सी कि f को अगर आप यहां से लगता हुआ मान लेते हो, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा आपका l cos थीटा। तो देयरफॉर अभी d टाउ चाहिए, तो df लो और इसमें l cos थीटा मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ठीक है, लेट मी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ df हियर। तो लैम्डा dl ओमेगा स्क्वायर l साइन थीटा इंटू एल कॉस थीटा हो जाता है ऐसा। बस अब इसको सॉल्व कर लो आगे, तो लैम्डा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डीएल। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपके पास क्या चीज, ये हो जाएगा आपके पास डी टाउ। बस अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। गुड थिंग अबाउट इंटीग्रेशन इज दिस कि इसमें थीटा वीटा सब कांस्टेंट रहेंगे, तो विल जस्ट गेट देम आउट ऑफ द इंटीग्रल साइन। तो टोटल टॉर्क हो जाएगा आपका लैम्डा ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यू कैन सी एल स्क्वायर का इंटीग्रल है 0 टू कैपिटल एल, तो यू नो वेरी वेल कि ये एल क्यूब बाय 3 आ जाएगा। और बिल्कुल फुल एंड फाइनल करते हैं इसका, तो बिकॉज लैम्डा इंटू एल को आप m लिख सकते हो, तो यू विल हैव m ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, एक एल स्क्वायर आएगा और नीचे 3 आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा आपके पास टॉर्क। ठीक है, ये कौन सा टॉर्क है, ये सूडो फोर्स का टॉर्क है। तो सूडो फोर्स का टॉर्क इसको ऐसे भगाने की कोशिश कर रहा है, थीटा को इंक्रीज करने की। mg का टॉर्क थीटा को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। दोनों मिलके एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, बिकॉज हम जिस रेफरेंस फ्रेम में बैठे हैं उस रेफरेंस फ्रेम में रॉड स्टेशनरी है। स्टेशनरी है मतलब कि ये सब एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो बस कुछ भी नहीं है, काम अपना ऑलमोस्ट खत्म है। तो इन दोनों को आप बैलेंस कर लो,
तो mg/L/2 साइन थीटा, ये ग्रेविटी का टॉर्क था, और m⍵² L²/3 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका सूडो फोर्स का टॉर्क है। इन दोनों को कर लेंगे बैलेंस, फालतू चीजें काट देंगे, और यू विल सी कि आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। ω² विल बी इक्वल टू 3g/2L cos थीटा। ये आपके पास बिल्कुल वही रिजल्ट आ जाएगा जो हमने पिछली बार भी अपने पुराने वाले मेथड से निकाला था। तो यू कैन इजीली सी दैट थिंग्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं इसमें। और ये जो सेकंड मेथड है, ये पर्सनली मुझे बड़ा पसंद है, बिकॉज यू कैन इजीली सी कि इससे बड़े आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आंसर वांसर भी मैच करके हम इसीलिए देख लेते हैं कि मन में भाई कोई डाउट नहीं रह जाए कि यार असली आंसर तो कुछ अलग था और हमने जुगाड़ करके आंसर गलत निकाल लिया। इट्स नथिंग लाइक दैट। और हाँ, इसमें एक आध गड़बड़ी मत करना। जैसे आप ये देखो कि हमने पहले कहीं ना कहीं डायनामिक्स वगैरह में देखा था कि अगर कोई यूनिफॉर्म लोडिंग टाइप का फोर्स होता है, जैसे mg जो है, हर जरा जरा से पीस पे mg की वैल्यू सेम है, तो यूनिफॉर्म लोडिंग टाइप के फोर्स के लिए अगर आपको टॉर्क निकालना है तो आप उसे सेंटर ऑफ मास से कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हो। लेकिन यहां पे आप देखो कि जो सूडो फोर्स है वो यूनिफॉर्म लोडिंग का फोर्स नहीं है। सूडो फोर्स आप अगर ये जरा जरा से पीसेस लेते हो तो ऊपर वाला जो पीस है उसके लिए आर का वैल्यू कम है, नीचे वाले के लिए आर ज्यादा है, इसके लिए आर और ज्यादा हो जाता है। तो सूडो फोर्सेस इक्वल पीसेस के ऊपर अगर आप देखोगे तो सूडो फोर्सेस बराबर नहीं है, नीचे वालों के लिए सूडो फोर्सेस ज्यादा होते हैं। तो देयरफॉर सूडो फोर्स का टॉर्क आपको प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करके निकालना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि रॉड के सारे मास को ऐसे सेंटर ऑफ मास पे L/2 पे कॉन्सेंट्रेट कर दो और m⍵² L/2 के करस्पॉन्डिंग जो आर होता है वो अगर लेके आप सूडो फोर्स का डायरेक्टली टॉर्क निकाल लो, वो बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है। आपको सूडो फोर्स का टॉर्क प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करके ही निकालना होगा इस तरीके से, और बाकी कोई खास बात नहीं है। और ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो ये आइडिया था जो हमने सूडो फोर्स लगा के सॉल्व किया है, ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि ये कम इंपॉर्टेंट है और वो टाउ इक्वल टू dL/dt ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये भी ठीक नहीं। बिकॉज सी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जो चीज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है ना, अपन सोचते हैं कि वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। वो इंपॉर्टेंट है, मानता हूं, टाउ इक्वल टू dL/dt इंपॉर्टेंट है। आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं जो उसी से सॉल्व होंगे जो ये रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम से सॉल्व नहीं होंगे। लेकिन उल्टा भी है, ये रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम से भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जो आपके नॉर्मल तरीके से, मतलब जो टाउ इक्वल टू dL/dt से सॉल्व नहीं होते हैं। ये एक आधा ऐसे एग्जांपल्स है जो दोनों तरीके से बड़े अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। बट अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स लेके दिखाता हूं जिसमें आप देखना कि ये रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम बड़े काम की चीज होती है और कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है रोटेशन के जो इससे सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसमें आपको ले जाने के पहले मैं थोड़ा सा 5 मिनट थोड़ी सी बात करूंगा इस रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम की थोड़ी सी थ्योरी में, जो कोर थ्योरी होती है उसमें थोड़ा सा डीप में जाके एक आध पॉइंट क्लियर करूंगा। वो थोड़ा ऑप्शनल है इस डिस्कशन को जो मैं 5 मिनट करने वाला हूं नेक्स्ट पेज पे। ये डिस्कशन थोड़ा सा ऑप्शनल है, आप इसको अगर मान लो खाली मार्क्स चाहते हो तो उसको छोड़ भी सकते हो, चलेगा, अगर आप ये समझ गए हो। एंड इफ यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन मार्क्स देन यू कैन लीव दैट डिस्कशन, बट इफ यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन फिजिक्स और फिजिक्स के कोर में जाना चाहते हैं तो ये डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये ज्यादातर आप देखना 11th 12th लेवल की बुक्स में दिया भी नहीं रहता है। तो देखो क्या डिस्कशन है। सी, अगर मान लो रेफरेंस फ्रेम और सूडो फोर्स की बात करी जाए तो याद करो, सूडो फोर्स का पहला फंडा हमारे पास यह आया था कि अगर मेरे पास मान लो सपोज कोई सिस्टम है, इसके अंदर लेट अस से कि एक पार्टिकल है मास m का, इस पार्टिकल के ऊपर इधर उधर के बहुत सारे रियल फोर्सेस लग रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं एक ऐसे ऑब्जर्वर को पकड़ के लाता हूं जो एक सर्टेन एक्सेलरेशन a0 से जा रहा है राइट में, और उस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस पार्टिकल के सारे ऑब्जर्वेशन सब कुछ देखता हूं, F इक्वल टू ma लगाता हूं, तो हमने देखा था कि अगर इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन a0 था तो आपको इसके ऊपर एक सूडो फोर्स ma0 ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो, ये चलो अभी ध्यान से मत देखो, अभी नॉर्मल तरीके से ही देख लो। सी, इसी को मैंने आगे चल के सर्कुलर मोशन के लिए लगाया था। मैंने कहा था कि सर्कुलर मोशन में अगर मान लो एक पार्टिकल है ऑफ मास m, ये घूम रहा है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, रेडियस r। अब इस पार्टिकल के ऊपर अगर मैं जाके बैठ जाता हूं तो मैं एक ऐसा ऑब्जर्वर हूं जिसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्टिकल स्टेशनरी होगा और मुझे इसके ऊपर एक m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर फोर्स लगाना पड़ेगा बाहर के डायरेक्शन में। ये हमने पुराने आइडिया को सर्कुलर मोशन में हमने लगा के देखा था, लेकिन ध्यान से देखो कि यहाँ पे ये ऑब्जर्वर था और यहाँ पे जो हमारा ऑब्जर्वर है वो कहाँ है, यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर इस पार्टिकल के ऊपर बैठा है। नाउ लुक वेरी केयरफुली, आप थोड़ा ध्यान से सुनो कि अब अगर मान लो इसी प्रॉब्लम में मैं ऐसा करता, मींस नहीं करूंगा, डोंट वरी, इट्स वेरी यूजलेस, तो कोई करता नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर मान लो सपोज मेरे पास कोई ऑब्जर्वर होता, वो इस पार्टिकल के साथ साथ सर्कुलर मोशन कर रहा होता, लेकिन इधर बैठा होता, अगर मान लो सपोज इस जगह पे पार्टिकल के ऊपर नहीं बैठता, थोड़ा सा इधर इधर उधर कहीं भी बैठा होता सर्कल के ऊपर, या सर्कल में साथ साथ ओमेगा की एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। अब इस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इस बंदे का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो देयरफॉर अगर मान लो सपोज आप ये वाला जो फंडा था, ये वाला फंडा अगर आप इस जगह पे लगाते हो, तो फंडा क्या कहता है, फंडा ये कहता है कि हमारे ऑब्जर्वर का जितना एक्सेलरेशन होता है उसके उल्टे डायरेक्शन में आपको सूडो फोर्स लगाना होगा। तो अब आप देखो मामला थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि अगर ये ऑब्जर्वर है तो इस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो इस पार्टिकल के ऊपर कुछ ऐसा सूडो फोर्स लगेगा, कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टेंजेंशियल डायरेक्शन है, जो भी ये डायरेक्शन है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा और इसकी वैल्यू वही हो जाएगी m ओमेगा स्क्वायर आर, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट यू कैन इजीली सी कि इस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ विचित्र सूडो फोर्स लग रहा है। इस बंदे को आप इधर रखोगे उधर रखोगे तो कुछ खूब अलग अलग से सूडो फोर्सेस लगने लगेंगे, एंड दीज आर परफेक्टली यूजलेस सूडो फोर्सेस, इसीलिए कोई लगाता नहीं है। इसीलिए सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए कोई इस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम को देखता ही नहीं, बिकॉज वो सिंप्लीफाई क्या, वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। इसीलिए हम हमेशा अपने ऑब्जर्वर को हमेशा इस पॉइंट पार्टिकल के ऊपर ही बैठाते हैं ताकि सूडो फोर्स डायरेक्टली बाहर लगे और काम हो जाए। एक और चीज देखो कि ये वाला जो ऑब्जर्वर है इसके रिस्पेक्ट में अपना पार्टिकल स्टेशनरी भी नहीं है, तो ये वाला जो ऑब्जर्वर, अजीब वाला जो ऑब्जर्वर है, इसके रिस्पेक्ट में ना ये पार्टिकल स्टेशनरी है, ना इसके ऊपर कोई प्रॉपर ढंग से सूडो फोर्स लग रहा है इस प्रॉपर डायरेक्शन में, कंफर्टेबल डायरेक्शन में। तो देयरफॉर ये हमने खाली आर्ग्यूमेंट के हिसाब से लिया है कि इस तरह की सिचुएशन जिसमें एक सिंपल ऑब्जर्वर है, एक पॉइंट ऑब्जर्वर है, जो कहीं ना कहीं ट्रांसलेट कर रहा है, वो चाहे ऐसे ट्रांसलेट कर रहा हो, इस ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन लो उसका, या चाहे ऐसे लो, इस तरह के ऑब्जर्वर के हिसाब से सूडो फोर्स हम कैसे लगाते हैं वो हमने देखा था न्यूटन्स लॉ में, जिसको हमने यूज किया था सर्कुलर मोशन में भी। यहां पे इस वाली प्रॉब्लम में आप ध्यान से देखो कि ये सिचुएशन है ही नहीं, यहां पे कोई एक ऑब्जर्वर नहीं है, कोई एक पॉइंट ऑब्जर्वर नहीं है, क्योंकि अगर मान लो सपोज मैं आपको ये बोलता कि एक पॉइंट ऑब्जर्वर मैंने इधर बिठाया है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होता वो हो जाता ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2 साइन थीटा काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, अगर एक ऑब्जर्वर रॉड के सेंटर में बैठा होता। और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर देखता तो ये जो एक्सेलरेशन है इसके हिसाब से सारे के सारे सूडो फोर्सेस लगते, सारे के सारे सूडो फोर्सेस इक्वल होते, और इस ऑब्जर्वर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो रॉड स्टेशनरी भी नहीं रहेगी। इस ऑब्जर्वर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो रॉड कुछ अजीब ही तरीके से ऐसे डबल कोन टाइप का बनाती हुई रोटेट कर रही होगी एंड सो ऑन। तो ये ध्यान देना जरूरी है कि एक पॉइंट ऑब्जर्वर अलग चीज होती है, एक पॉइंट पार्टिकल पॉइंट ऑब्जर्वर के रेफरेंस फ्रेम से चीजें देखना एक अलग बात होती है, जो हमने आज तक किया था, और एक रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में बैठना एक बिल्कुल अलग चीज होती है, जो कि आपको जान के खुशी या दुख होगा कि जो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आपके जेई कोर्स के बाहर है, लेकिन ये ट्रिक इतनी बढ़िया है और इतनी इंट्यूटिव है कि थोड़ा सा अगर इसको जेई लेवल में बता दो तो ये बड़े बड़े जो क्वेश्चन हैं ये इससे बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए मैं इसको यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, और ज्यादातर तो हम बॉदर ही नहीं करते इस चीज को डिटेल में समझाने की, बिकॉज ये जो मैंने आपको सोल्यूशन दिया, ये सोल्यूशन जनरली बच्चों को इंट्यूटिवली समझ में आ जाता है, नोबडी क्वेश्चंस। लेकिन अगर डीप में जाके देखोगे तो डीप में इसके पीछे बहुत कुछ है जो हर बंदा 11th 12th लेवल पे समझ नहीं पाता। इसीलिए इस डिस्कशन को मैंने शुरू में ही थोड़ा सा ऑप्शनल बोला था, लेकिन अगर आप समझ पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक पॉइंट ऑब्जर्वर अगर एक्सेलरेट करता है तो उसके हिसाब से सूडो फोर्स लगाने का एक अलग फंडा होता है, जिसको हमने देखा है, उसकी डिटेल्स देखी है, कई बार उसको यूज किया है। और एक रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में कोई एक पॉइंट ऑब्जर्वर नहीं होता कि आपका ऑब्जर्वर इधर बैठा है उधर बैठा है, पूरा रेफरेंस फ्रेम ही रोटेट कर रहा होता है, देयर इज नो पर्टिकुलर ऑब्जर्वर। और इस रेफरेंस फ्रेम से देखने में क्या होता है, इस रेफरेंस फ्रेम से देखने में अब क्या होता है वो मैं थोड़ा डिटेल में जाता हूं। सिंस देयर इज नो पर्टिकुलर ऑब्जर्वर हियर, अगर मान लो सपोज एक रिजिड बॉडी या कोई भी सिस्टम है अगर मान लो, और
इसको अगर मैं एक इस तरीके के रोटेट होते हुए रेफरेंस फ्रेम से देख रहा हूं, और इस सिस्टम के अंदर एक पार्टिकल m1 इधर है यहां से r1 डिस्टेंस पे, एक और पार्टिकल m2 है यहां से r2 डिस्टेंस के ऊपर, एंड सो ऑन, खूब सारे पार्टिकल्स हैं। तो रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में विदाउट डेरिवेशन, आई विल रिपीट, विदाउट डेरिवेशन, मैं डायरेक्टली आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, और वो ये है कि अगर इस रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम से आप इस पूरे सिस्टम m1 m2 m3 के सिस्टम को ऑब्जर्व करते हो, तो जो पार्टिकल r1 डिस्टेंस के ऊपर है उसके ऊपर ये वाला सूडो फोर्स लग जाता है m1 r1 m ओमेगा स्क्वायर r वाला जो फोर्स है, सो लेट मी जस्ट राइट इट अगेन, जो r1 डिस्टेंस के ऊपर है उसके ऊपर फोर्स लग जाता है m1 ओमेगा स्क्वायर r1 इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब r1 के डायरेक्शन में। m2 वाले के ऊपर ये सूडो फोर्स लग जाएगा m2 ओमेगा स्क्वायर r2, एंड इसी तरीके से जितने पार्टिकल्स हैं सबके ऊपर उनके अकॉर्डिंग सबके ऊपर अलग अलग सूडो फोर्स लग जाएगा कुछ इस तरीके से। नोट वेरी केयरफुली कि अगर मान लो इस सिस्टम को मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑब्जर्वर के या एक पर्टिकुलर एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर के रेफरेंस फ्रेम से देखता, तो जितना उस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन होता सारे के सारे पार्टिकल के ऊपर सूडो फोर्स उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता, इस तरीके से सूडो फोर्स नहीं लग सकता था, ये बात है। तो देयरफॉर नोट दैट कि रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम और ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम बिल्कुल अलग अलग कंसेप्ट्स हैं। हमारे कोर्स में जेई में ऑफिशियली खाली ट्रांसलेटिंग रेफरेंस फ्रेम के डिटेल्स है, रोटेटिंग के स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नहीं है, लेकिन ये इतना सिंपल और इतना इंट्यूटिव आइडिया है कि इसको अगर ज्यादा डिटेल में समझाए बिना भी, जैसे मैंने पिछली प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ही सब समझाया ही नहीं था, मुझे पता था कि अगर इतना समझाने लगूंगा ना तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई देखेगा ही नहीं। तो अगर इतना समझाए बिना भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाए तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन हाँ फिर भी the students who love physics absolutely and those the students who love to go deep into physics, उनके लिए ये जानना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सब आएगा ही आएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पे जाओ एंड सडनली यू गेट अ शॉक कि यार ये क्या हो गया, तो नई चीज यहाँ पे निकल के आ गई। तो अंडरस्टैंड दैट कि रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में एक खास बात होती है, और हमने एक आध जगह सर्कुलर मोशन में भी इंट्यूटिवली इसका यूज कर लिया, मैंने बताया नहीं था लेकिन थोड़ी बेईमानी करके थोड़ा धीरे से इसको चुपचाप मैंने यूज करके दिखा दिया था। जैसे आप याद करो, एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिखाया था कि दो पार्टिकल्स हैं मास m के, और दोनों एक थ्रेड से कनेक्टेड है, आइडियल थ्रेड है, और एक रोटेटिंग डिस्क के ऊपर रखे हुए हैं। डिस्क रोटेट कर रही है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, और दोनों का सेंटर से डिस्टेंस r है, थ्रेड का भी लेंथ इफ यू रिमेंबर r था। पार्टिकल्स और डिस्क के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू था। क्वेश्चन ये था कि ये डिस्क है, डिस्क हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो मैंने इसका टॉप व्यू बनाया यहाँ पे। क्वेश्चन ये था कि अगर मैं ओमेगा को धीरे धीरे बढ़ाता हूं तो एट व्हाट वैल्यू ऑफ ओमेगा विल द पार्टिकल्स बी ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, ये क्वेश्चन था इफ यू रिकॉल। और इसमें मैंने वहां ज्यादा इतनी कोई लंबी चौड़ी बातें करी नहीं थी, लेकिन मैंने रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का ये आइडिया लगाया था, बिकॉज मैंने क्या कहा था कि डिस्क को कर दो स्टेशनरी, ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर सूडो फोर्स लगा दो m ओमेगा स्क्वायर r, इसके ऊपर सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दो m ओमेगा स्क्वायर r। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं किसी ट्रांसलेटरी ऑब्जर्वर, किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता, पॉइंट ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये दोनों सूडो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में तो हो ही नहीं सकते ना। जो भी पॉइंट ऑब्जर्वर है उसका जो भी एक्सेलरेशन होगा उसके ऑपोजिट दोनों के दोनों सूडो फोर्सेस होंगे, ये हो ही नहीं सकता। ये खाली चमत्कार तब हो सकता है जब आप रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में देखो, बिकॉज रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑब्जर्वर होता ही नहीं है, चीज ही अलग होती है। तो यहां पे और इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है इसमें, या इवन आप याद करके देखो हमारी जो ये प्रॉब्लम थी कि एक थ्रेड था, एक चेन थी या थ्रेड था, और ये एक एक्सेस के अबाउट, वर्टिकल एक्सेस के अबाउट रोटेट हो रहा है, और हमने देखा था कि इसके अंदर एक जनरल पॉइंट पे टेंशन कितना होगा। तो यहाँ पे भी आप याद करो कि ये जरा जरा से पीसेस में डिवाइड करके जो मैंने सूडो फोर्स लिखा था एक जरा से पीस पर, उसको इंटीग्रेट किया था। यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो कि मैं एक तरीके से रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में बैठा था, बिकॉज हर पीस के ऊपर अलग अलग सूडो फोर्स लग रहा था, सबका आर अलग अलग था। तो देयरफॉर अगर मान लो आपको ये चीज, ये फीचर चाहिए, तो ये फीचर आपको खाली रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम के अंदर मिलेगा। तो देयरफॉर ये आइडिया है बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको इतने लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन अगर मैं नहीं भी देता, खाली ये चीज बता के छोड़ भी देता, तो भी आपका काम तो हो जाता। और अगर मान लो सपोज ये जो मैंने अभी लंबा चौड़ा भाषण दिया है, इससे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो भूल जाओ, ज्यादा टेंशन में मत पड़ो। आईआईटी जाओगे, आईआईटी बॉम्बे में जो प्रॉफ्स होंगे दे आर मच मोर केपेबल देन मी, वो आपको और बड़े अच्छे से ये चीज समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी एज अ टीचर ऑफ फिजिक्स आई वांट कि मेरे स्टूडेंट्स आईआईटी जाए, उसके पहले थोड़ा सा कुछ चीजें इतनी क्लियर हो कम से कम कि वहां पे जाके
शॉक्स नहीं लगे। तो जो थोड़ा सा मार्क्स के बियॉन्ड जाके थ्योरी क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का फंडा था। बट बाकी बात सिंपल सी है कि कुछ भी है, अगर आप किसी भी रोटेटिंग, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो किसी भी रोटेटिंग चीज को रोक दो और उसके अंदर जितने पार्टिकल्स बैठे हैं उन सबके ऊपर आप इस तरीके से सूडो फोर्सेस लगा दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन में आपको, एक एग्जांपल मैं आपको और लेके दिखाता हूं। थोड़ा इस कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन से अगर आप डर गए हो, बोर हो गए हो, व्हाटएवर बी द केस, तो मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल और लेके दिखाता हूं। देखो ये क्या है, ये है हमारे पास एक रॉड, और रोटेशन का चैप्टर है तो रोटेशन के चैप्टर में तो भाई ये सब रॉड वॉड जो है सब रोटेट करती हैं। तो मान लो ये रॉड जो है किसी ऑटोमोबाइल वगैरह के अंदर है, गाड़ी वाड़ी का कोई एक्सल है, कुछ भी है, मान लो ये रोटेट कर रही है। और हमें पता है कि इस तरह के एक्सल्स को रोटेट करने के लिए हमें इसको थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ता है इधर से। तो मान लो एक्सल को अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो भाग जाएगा इधर उधर। तो मान लो मैंने इसको एक साइड से सपोर्ट दे रखा है ताकि ये भागे नहीं, दूसरे साइड से भी सपोर्ट दे दूंगा यूं। ठीक है, तो दोनों सपोर्ट में बना देता हूं ऐसे। दोनों सपोर्ट के बीच में कुछ डिस्टेंस वगैरह मान लेंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट। ये सिचुएशन है। मान लेते हैं सपोज कि डिस्टेंसेस भी चलो मैं दे ही देता हूं। डिस्टेंसेस आप मान लो सपोज ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस भी आपका L है। ये सिचुएशन है और रॉड अपने आप में मासलेस है, रोटेट कर रही है इस तरीके से। अब मैं इसमें एक काम और करता हूं कि इस रॉड के अंदर मैंने दो रॉड्स और लगा दिए, थोड़ी कम लेंथ की, थोड़ी छोटी छोटी दो रॉड्स मैंने और लगा दिए इस तरीके से। ये जो दोनों रॉड्स हैं जिसको मैंने ग्रीन कलर से शेड कर दिया है, इनका डिस्टेंसेस भी मान लो दे देता हूं L/4 L/4। ठीक है, ये दो रॉड्स मैंने लगा दिए। नाउ ये दोनों रॉड्स भी मासलेस हैं। ठीक है, नाउ यू विल से कि कम ऑन सर, सब कुछ मासलेस है तो फिर होगा क्या। अभी मास लगा रहा हूं, डरना नहीं है अपने को। देखो ये मास M है और ये भी मास M है, दो पार्टिकल इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर के अंदर, खाली ये दोनों भारी भारी पार्टिकल है मास M के, बाकी खाली स्ट्रक्चर है रॉड्स का। तो ये दोनों पार्टिकल्स मैंने लगा दिए इस तरीके से। और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, मतलब स्ट्रक्चर क्या हुआ, एक बेसिक रॉड तो ये हो गई, इसके ऊपर एक रॉड ऐसे लगाई, एक रॉड नीचे लगाई, और इन दोनों रॉड्स के ऊपर मैंने पार्टिकल्स लगा दिए। और अब इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं एक एंगुलर स्पीड ओमेगा से, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा हूं। और माय क्वेश्चन इज दिस कि यहाँ पे जो ये जो दोनों सपोर्ट्स हैं, इन सपोर्ट्स को भी मैं कुछ नाम दे देता हूँ। चलो ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को मान लो मैं बोल देता हूँ सपोर्ट नंबर 1 और दूसरा बोल देता हूँ मान लो सपोर्ट नंबर 2। दोनों सपोर्ट्स को मैं बोल देता हूँ 1 और 2। माय क्वेश्चन इज दिस कि ये जो बड़ी वाली रॉड है, हॉरिजॉन्टल वाली जो रॉड है, ये इन दोनों सपोर्ट्स के ऊपर कितना कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, यहां से ये अपने को निकालना है। क्वेश्चन ये है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट ईच सपोर्ट एट द इंस्टेंट शोन इन फिगर, नेग्लेक्ट ग्रेविटी। ठीक है, मैं चाहिए तो लिख भी देता हूं, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट ईच सपोर्ट, फुल स्टॉप, नेग्लेक्ट ग्रेविटी। अब सोच लो थोड़ा सा पहले तो, बिकॉज अगर नॉर्मल तरीके से आप इस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हो, देखते हो, समझते हो, तो लगता है कि यार नॉर्मल रिएक्शन की क्या जरूरत है, दोनों सब कुछ सिमेट्री तो है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन कहां से आ गया। जो सिस्टम है वो सिस्टम आराम से रोटेट करता रहेगा एंड काम खत्म, देयर इज नो नीड ऑफ एनी नॉर्मल रिएक्शन। मैंने भी जब मुझे इसकी रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम की थ्योरी ठीक से नहीं आती थी, उस समय जब मैंने पहली बार इस प्रॉब्लम को देखा था, तो सबसे पहला मेरा भी आइडिया था कि यार इसमें नॉर्मल रिएक्शन की क्या बात है। भाई नॉर्मल रिएक्शन की तो बात तब होगी ना जब ये रॉड थोड़ा सा ऐसे घूमने की कोशिश करे। मतलब अगर मान लो किसी एक सपोर्ट को, ये दोनों सपोर्ट से मान लो किसी एक सपोर्ट को ये ऊपर पुश करती है, किसी दूसरे सपोर्ट को नीचे पुश करती है, तब तो नॉर्मल रिएक्शन की बात होगी। यहां पे तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है, देयर इज परफेक्ट सिमेट्री, तो कोई नॉर्मल रिएक्शन का चक्कर नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई थॉट। लेकिन अभी देखते हैं, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ चक्कर तो है, और वो चक्कर 1 सेकंड में क्लियर हो जाएगा अगर आप इसमें रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम का आइडिया लगा दो। सी इसमें हम एंगुलर मोमेंटम, ये वो, हम इसमें बहुत बड़े बड़े आइडियाज भी लगा सकते हैं। एक आध जगह मैंने देखा था इसको काफी बड़े बड़े आइडियाज लगा के सॉल्व किया था प्रॉब्लम को, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसको विजुअलाइज करने का भी सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसमें रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में बैठ के सूडो फोर्स लगा दो, और सॉल्व करके आंसर निकालने का भी सबसे अच्छा तरीका यही है। तो अपन वही करने वाले हैं। देखो हम क्या करेंगे, हम रॉड के साथ साथ घूमने लगेंगे। जो हमारी हॉरिजॉन्टल वाली रॉड थी, मान लो हम एक ऐसे रेफरेंस फ्रेम में बैठ जाते हैं जो इसी रॉड के साथ सेम ओमेगा से गोल गोल घूम रहा है यूं। ठीक है, तो हम ऐसे रेफरेंस फ्रेम में बैठे हैं जो यूं घूम रहा है।
अब अगर ऐसे रेफरेंस फ्रेम में बैठे हैं तो आप ध्यान से देखो कि जो सूडो फोर्सेस लगेंगे, सूडो फोर्सेस खाली पार्टिकल्स पे लगते हैं, मास वाले पार्टिकल्स पे, तो ये वाला जो पार्टिकल है इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लग जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर। एक और काम करता हूं कि ये जो दोनों ये वाली ग्रीन रॉड्स है, ये वाली जिनको भी मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये रॉड और ये रॉड, इनकी लेंथ मैंने दी नहीं थी, इन दोनों की लेंथ मैं आपको दे देता हूं। ये दोनों लेंथ है मान लो सपोज आर ईच, ठीक है। अभी आप देखो, अभी जो सूडो फोर्सेस लगेंगे वो दिखाता हूं मैं आपको। ये दोनों रॉड्स के ऊपर सूडो फोर्सेस लगेंगे इस तरीके से, दोनों पार्टिकल्स के ऊपर सूडो फोर्स लगेंगे ऐसे। अब आप देखो कि अगर मैं इस रेफरेंस फ्रेम में बैठा हूं तो मेरे लिए ये स्ट्रक्चर रोटेट नहीं कर रहा है। वैसे अगर आप देखो आइडियली तो स्ट्रक्चर रोटेट कर रहा है। सिचुएशन ये है कि अगर ये स्ट्रक्चर है तो ये स्ट्रक्चर रोटेट कर रहा है। जो आपकी ये वाली रॉड है ये हमेशा स्क्रीन के प्लेन में नहीं रहेगी, ये ऐसे जाएगी, इधर उधर जाएगी। लेकिन अगर मैं रॉड के साथ साथ ही रोटेट कर रहा हूं तो मेरे हिसाब से अभी ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्टेशनरी है। बट द प्राइस दैट आई हैव टू पे फॉर दैट इज कि मुझे इन दोनों पार्टिकल्स के ऊपर ऐसे ऐसे सूडो फोर्स लगाना होगा। तो अब प्रॉब्लम खाली इतनी सी है कि ये आपके पास एक रॉड, दो रॉड, तीन रॉड और पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर है। ये कोई रोटेशन नहीं कर रहा है, ये बस खाली टेबल पे रखा हुआ था और दो बंदे आते हैं, वो ऐसे ऐसे फोर्स लगाने लगते हैं। नाउ यू कैन सी कि अगर दो बंदे ऐसे ऐसे फोर्स लगाएंगे तो यू कैन इजीली सी कि ये सेंटर के अबाउट, लिसन वेरी केयरफुली, ये पूरा स्ट्रक्चर सेंटर के अबाउट, ये सेंटर है, इस सेंटर के अबाउट ऐसे और ऐसे घूमने की कोशिश करेगा। यू कैन इजीली सी कि अगर आप इसको ऐसे पुल करोगे और इसको नीचे पुल करोगे तो ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, लेकिन सपोर्ट है। तो नाउ यू कैन इजीली सी कि ये वाला जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट इसको ऊपर जाने से रोकेगा और दूसरा वाला जो सपोर्ट है उसको नीचे जाने से रोकेगा। एंड बाय सिमेट्री वी कैन से कि दोनों जगह से जो भी नॉर्मल रिएक्शन होंगे वो होंगे तो बराबर ही। तो देयरफॉर अब आप देख लो, फाइनली वी आर ऑलमोस्ट डन। हमें ये पता है कि ये वाला जो पॉइंट है सेंट्रल, इसके अबाउट स्ट्रक्चर की ऐसे रोटेट करने की टेंडेंसी होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देयरफॉर ये वाला जो आपका एंड है कौन सा, ये वन वाला जो है, वन वाला जो सपोर्ट है, वहां से जो फोर्स लगेगा, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दैट नाउ, यहां से जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो नीचे लगेगा, इधर से जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो ऊपर लगेगा। ये बात है। तो ये दोनों नॉर्मल रिएक्शंस लगेंगे और इन दोनों नॉर्मल रिएक्शंस का जो टॉर्क है वो हमारे एम ओमेगा स्क्वायर आर वाले टॉर्क को बैलेंस करेगा। ये बात है। तो एम ओमेगा स्क्वायर के साथ इधर आर भी था, लेट मी राइट दैट आल्सो। तो दैट्स बेसिकली द फ्रेमवर्क। एंड नाउ यू कैन सी इसके बाद मैथमेटिकल स्टेप्स खाली दो लाइन के, कुछ भी नहीं है इसमें। आप ये देख लो कि बस ये ध्यान रखना कि ये जो सेंटर ऑफ रोटेशन है वो ये है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस रेफरेंस फ्रेम में वो आपकी स्क्रीन के परपेंडिकुलर एंड इट पासेस थ्रू द सेंट्रल पॉइंट। तो अब आप देख लो कि ये एम ओमेगा स्क्वायर आर का जो टॉर्क है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहां से फोर्स लगाओ और ये डिस्टेंस L/4 कर दो। तो देयरफॉर ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर इंटू L/4 और दूसरे का भी इतना ही टॉर्क है तो उसको ट्वाइस कर दो एंड दिस शुड बी इक्वल टू द रिवर्स टॉर्क बिकॉज ऑफ योर नॉर्मल रिएक्शन। तो यू कैन सी कि ये नॉर्मल रिएक्शन है और ये L/, डिस्टेंस कितना था, ये L था पूरा का पूरा, ठीक है। तो L और नॉर्मल रिएक्शन इनका टॉर्क हो जाएगा N मल्टीप्लाइड बाय L और ये भी दो भाई हैं तो इनको भी ट्वाइस कर दो एंड यू कैन सी दैट वी आर काइंड ऑफ डन हियर बिकॉज 2 कैंसिल कर दो, L कैंसिल कर दोगे तो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा सिंपली एम ओमेगा स्क्वायर आर, फिनिश्ड। ये बात है। और ये प्रॉब्लम ऐसी है जो अगर सही अप्रोच पता है तो प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएगी। मिनटों में क्या मींस, इट विल बी हार्डली 30-40 सेकंड्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये अप्रोच नहीं पता है रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम वाली तो ये प्रॉब्लम जनरली स्टार्ट ही नहीं होती, समझ में नहीं आता कि यार लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग, नॉर्मल रिएक्शन आएंगे कहां से, फील ही नहीं आती है प्रॉब्लम की। तो देयरफॉर इसीलिए जो ये सूडो फोर्स वाली अप्रोच है ये मुझे बड़ी पसंद है, रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम वाली। और ये थोड़ा सा अगर डीप में जाना चाहते हो तो ध्यान रखना कि ट्रांसलेटिंग और रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल अंतर होता है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर उसकी थ्योरी नहीं भी समझते हो तो भी जेई लेवल की जो प्रॉब्लम्स है वो, इनफैक्ट और भी थोड़ी ऊपर की लेवल की जो प्रॉब्लम्स है वो भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सॉल्व कर ही लोगे, ये बात है। तो ये ध्यान रखना कि ये दोनों आइडियाज इंपॉर्टेंट है
टाउ इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर एल, ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है जिसका काफी यूज आगे चल के होगा, और ये रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम भी बड़ा बढ़िया आइडिया है। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। और इसके साथ हमने प्योर रोटेशन में जो जो चीजें देखनी थी वो सारी चीजें तो हमने यहाँ पे अच्छे से देख ली है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम देखने वाले हैं रोटेशन विद ट्रांसलेशन, बट आई वुड वेरी 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 सीरियसली रिकमेंड कि अगले सेक्शन में जाने से पहले इस सेक्शन को आप अच्छे से मास्टर कर लो, बिकॉज अगले सेक्शन में हम इस सेक्शन के सारे आइडियाज यूज करने वाले हैं, प्लस बहुत सारे नए आइडियाज भी लेके आने वाले। थिंग्स आर गोइंग टू गेट रियली इंटरेस्टिंग इन द नेक्स्ट सेक्शन नाउ। यू माइट से कि सर ऑलरेडी काफी इंटरेस्टिंग हो चुकी है और कितनी इंटरेस्टिंग करोगे, बट ट्रस्ट मी, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग होता है और उसमें मजा बहुत आता है। लेकिन ये मजा तब आएगा जब आपने प्योर रोटेशन को बड़े अच्छे से मास्टर कर लिया होगा। तो नाउ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब वीडियोस देखने से पहले, अगले रोटेशन में ट्रांसलेशन के वीडियोस देखने से पहले कुछ दिन या कुछ टाइम आप स्पेंड करो इसकी प्रॉब्लम्स के ऊपर, और अच्छे से इसके सारे के सारे क्वेश्चन बैंक प्रॉब्लम्स जितनी होती हैं वो सब अच्छे से सॉल्व कर लो। उसके बाद इसमें लगेंगे 1 दिन 2 दिन 10 दिन, कितने भी लग सकते हैं, अच्छे से उसको टाइम दो। जब आप एक बार प्योर रोटेशन में कंफर्टेबल हो जाओगे, चीजें ठीक से होने लगेंगी, फिर उसके बाद आपको जाना है आगे रोटेशन विद ट्रांसलेशन पे।